आइए, हम लोगों ने डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। डिपॉजिटरी सिस्टम की शुरुआत हमने जो है वो दुख भरी कहानी से की थी। दुख भरी कहानी का मतलब ये है कि हमने बेसिकली देखा था कि एक स्कैम हुआ। स्कैम के बाद कमेटी बनी। कमेटी ने जो है बेसिकली सुझाव देने शुरू किए। किस तरह के सुझाव? कमेटी जो बनाई गई वो इसलिए बनाई गई क्योंकि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का घोटाला सामने आया। कहा गया कि ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। सुझाव आए, एक टीम की तरफ से सुझाव आया, एक कमेटी की तरफ से सुझाव आया कि क्यों ना हम इमोबिलाइजेशन जैसा चीज को अडॉप्ट करें, जिसके लिए हम एक सिस्टम बनाए जहां पे लोगों के सर्टिफिकेट रहेंगे, वो उसे वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, अपने पास रखेंगे। अगर वो किसी को किसी दूसरे को ट्रांसफर करना है तो उसी बेसिकली डिपार्टमेंट को ये चीज कहेंगे, उसी जो है वो अथॉरिटी को कहेंगे और वहां से फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरे के नाम से होकर के आ जाएगा, ताकि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ घोटाला हो, कुछ गड़बड़ सर्टिफिकेट हो तो उन्हें शुरू में ही इंटीमेट कर दिए जाए, उन्हें जो है वो बता दिए जाए। दूसरी टीम का कहना था कि इससे भी बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील ही करें। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करेंगे, हमें एक सिस्टम की जरूरत होगी, तो कहा डिपॉजिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस डिपॉजिटरी सिस्टम को चलाया कैसे जाए, ये डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे रेगुलेट होगा, तो इसके लिए डिपॉजिटरी एक्ट और रेगुलेशन बनाए गए। अब इसके बाद बात आई कि ये डिपॉजिटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। हमने इसको पैरेलल में देखा कि ये हमारे किस सिस्टम की तरह वर्क करता है, बैंकिंग सिस्टम की तरह। और इस बैंकिंग सिस्टम में जिस तरह से आरबीआई है, यहाँ पे उसके पैरेलल में क्या दिखता है आपको, डिपॉजिट। यहाँ जैसे बैंक है, यहाँ क्या दिखता है आपको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जिस तरह यहाँ पे सेविंग अकाउंट आप बैंक में ओपन करते हैं, यहाँ डीपी के पास कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट। वेरी गुड। जिस तरह से हम बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर अगर हम क्या करते हैं, अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो शेयर्स को अपने पास रख सकते हैं और उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, अब अगर ये एस्पेक्ट है तो इस एस्पेक्ट से हम आगे बढ़ते हैं और इस एस्पेक्ट से आगे बढ़कर के हमने देखा कि अब इस डिपॉजिटरी सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, हमारे पास इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। यानी हमारे पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमैट अकाउंट, अगर ये तीनों ही चीजें हमारे पास है तभी क्या होगा, तभी जाकर के हम जो है वो इस सिस्टम को क्या कर पाएंगे, इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और इसके जो भी फायदे हैं, जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसको यूज कर पाएंगे। एक एक करके हमें पढ़ना था डिपॉजिटरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका जो है वो प्रोसीजर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसका प्रोसीजर, डीमैट अकाउंट जो ओपन किया जाता है इसके लिए कौन एलिजिबल है, क्या प्रोसीजर है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देखा था बैंक और डीमैट अकाउंट के बीच में कंपैरिजन किया था कि ये दोनों किस तरह से सिमिलर है और किस पॉइंट पे ये दोनों जो है डिसिमिलर है। फिर हमने देखा था क्या क्या बेनिफिट है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का डिपॉजिटरी सिस्टम का, या कीपिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहिए, या कहिए डिमेटलाइज फॉर्म, या कह दीजिए डिपॉजिटरी सिस्टम, तो इसके क्या फायदे हैं। हमने वो देखते ही जो है वो पहला हमला किया था डिपॉजिटरी पे। डिपॉजिटरी बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल है ये हमने देखा था और इसका कंप्लीट प्रोसेस देखा था। इस प्रोसेस को देखने के बाद हमारे दूसरे एस्पेक्ट पे, और वो हमारा क्या था, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन कौन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए एलिजिबल है और क्या इसका बेसिकली प्रोसीजर है, क्या बनने के लिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए। इन दोनों चीजों को देखने के बाद हम आए थे अपने तीसरे विंग पे, और वो तीसरा विंग हमारा था डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है ये हमने देखा था, कैसे ओपन कर सकता है ये हमने देखा था, किस तरह से जो है वो अप्लाई किया जाता, मैंने आपको एक एक चीज दिखलाया था। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो जब आप चीजों को अप्लाई कर देते हैं तो आपको दूसरे तरफ से जो मिलता है वो क्या मिलता है, वेलकम किट। तो वेलकम किट में बेसिकली कौन कौन सा चीज रहता है, तो वेलकम किट में एक हमारा रहता है क्लाइंट मास्टर डिटेल, जिसमें आपने जो जो चीजों को उस फॉर्म में डिटेल में दिया था उन्हीं चीजों का समरी दिया जाता है। आपका बैंक अकाउंट, पैन, सारे के सारे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, सब कुछ मेंशन है, आप उसे चेक कर लीजिए। दूसरा है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट बेसिकली होता क्या है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट कैसे काम करता है। हमने यहाँ पे देखा था कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट ठीक उसी तरह से जैसे बैंक का क्या है,
चेक बुक सर। बैंक का चेकबुक, वेरी गुड। तो जैसे बैंक का चेकबुक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भी कह देते हैं। ये बेसिकली किस तरह से काम करता है, बैंक के चेकबुक की तरह। जब आप शेयर्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है, और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि क्या इसके बिना ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी जैसा चीज जो हमने कहा था उसके बारे में बात करें कि अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है तो आपके डीमेट अकाउंट में अगर शेयर्स है तो वो बिना जो है वो डीआईआर के भी चला जाएगा, लेकिन अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है तो बिना डीआईआर के नहीं जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या आपको कन्वीनियंस चाहिए। करेंगे इन दोनों चीजों पे बात, पहले दोनों बात समझे रहेंगे तो करेंगे। कहने का मतलब था कि हमने ऑन मार्केट ऑफ मार्केट दोनों मार्केट में कैसे डीआईआर का यूज करेंगे वो हमने देखा था। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब यहां से हमें आगे बढ़ना है। यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द है तो जल्दी बताइए, क्योंकि अब हम लोग सारे के सारे टेक्निकल चीजों की तरफ बढ़ने वाले हैं। नो प्रॉब्लम। नो सर। चलिए, थैंक यू, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, हमने अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, जवाब उधर से आया, हमें वेलकम किट मिल गया। वेलकम किट में क्लाइंट मास्टर डिटेल था, डीआईआर था, और भी कुछ डॉक्यूमेंट होते जिसमें से एक का नाम है डीआरएफ, डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। दोबारा भी ये आपको दिखलाऊंगा आगे चल करके, ये इसीलिए दोबारा भी दिखलाऊंगा क्योंकि डीमेटलाइजेशन कंप्लीट प्रोसेस मुझे आपको पढ़ाना है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ यहां के लिए आपको दिखला रहा हूं कि डीआईआर बेसिकली क्या होता है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन बनेगा, थोड़ा अच्छा फील होता है चीजों का जब देखते हैं, तो हमें लगता है कि अरे बहुत आसान सी जो चीज है, फॉर्म की तरह ही। तो यही बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म है। मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा। इस डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, एक ही फॉर्म के ये 3 कॉपी होते हैं जिसपे सेम नंबर होता है, और 3 कॉपी के बाद ही ये नंबर बदलता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, जब आपको डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस बताऊंगा तो फिर ये निकालूंगा और बताऊंगा कि क्यों ये 3 कॉपीज में होते हैं। अब जरा हम लोग आते हैं, मैं नया स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं और इसको जरा देखिए। आप स्क्रीन देख पा रहे, चेंज हुआ है? यस सर। अब आप देखेंगे तो यहां जरा देखिए, क्या आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म? ये बेसिकली ये जो मैं इसी नंबर की बात कर रहा था, ये जो नंबर है, ये नंबर 3 अलग अलग कलर के फॉर्म होंगे, लेकिन ये नंबर बेसिकली सेम रहता है। दिखाऊंगा बाद में क्यों। देखिए, इतना तो कलर दिख रहा होगा, इसके कलर और इसके कलर का डिफरेंस है। यस सर। लेकिन नंबर सेम है। फिर देखिए, ये कलर और ये कलर में भी डिफरेंस आपको दिखेगा। हो सकता है कैमरे पे उतना अच्छे से, ये हल्का ग्रे है, ये तो पूरा येलो है तो अच्छे से दिखता है, और ये व्हाइट है, तो हो सकता है कैमरे पे व्हाइट और ग्रे थोड़ा क्या हो जा रहा हो, थोड़ा मिक्स सा हो जा रहा हो। वैसे डॉक्यूमेंट भी थोड़ा पुराना हो गया। अब ये डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जो है, ये आपको दिए गए वेलकम किट में। इसका काम होता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है तो उसे कैसे, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है तो कैसे उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसी प्रोसेस को बेसिकली डीमेटलाइजेशन कहते हैं। दे दिया उन्होंने, अगर किसी को जरूरत है तो रख ले। अब इसका कैसे और क्या यूज है, ये क्या कब बताऊंगा मैं, जब थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा तब बताऊंगा आपको कि डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन पढ़ाऊंगा, प्लेजिंग पढ़ाऊंगा, तब वहां पे दोबारा इसको निकालूंगा। अब अगला जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है वो है आपका, बताइए कौन सा है यहां, रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। जैसे डीमेटलाइजेशन है वैसे ही रीमेटलाइजेशन है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसके कोई कॉपी नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं है, क्योंकि रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म का काम है कि अगर शेयर्स आपके पास किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक तो यानी कि डीमेटलाइज, तो आप उसको फिजिकल में बदल सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा करने की नीड नहीं पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नीड नहीं हो सकता है किसी का। करेंगे इस पे बात जब रीमेटलाइजेशन पढ़ाऊंगा। डीमेटलाइजेशन के बाद रीमेटलाइजेशन तो प्लेजिंग, वहां बताऊंगा क्या कि रीमेटलाइजेशन करते क्यों है, क्या काटा, किसको क्या किसने काटा कि भाई वो रीमेटलाइज करने लगता है। तो ये सब बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। अगर डीआईआर खत्म हो गया है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप खत्म हो गया है, तो क्या ये और आप मंगवा सकते हैं या नहीं? यस सर, मंगवा। इसका कॉस्ट किस चीज पे डिपेंड करेगा, सारे डीपी का सेम रहेगा या वैरी करेगा?
सर वेरी करेगा। बिल्कुल सही। DRF और मंगा सकते हैं या नहीं? यस सर। मंगा सकते हैं सर। क्या सबका डिमेटलाइज करने का एक ही कॉस्ट होगा या वेरी करेगा? वेरी करेगा। बिल्कुल सही, वेरी करेगा। RRF नहीं मंगाया, दोबारा मंगा सकता हूं मैं या नहीं? अभी मंगा सकता हूं या नहीं? मंगा सकते हैं सर। बिल्कुल मंगा सकते हैं। फिर इसके प्रोसेस का जो कॉस्ट होगा अलग अलग डीपी का, वो क्या करेगा? वेरी करेगा। तो अब आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया। ये देखिए, आपने देख लिया कैसे ओपन करते हैं, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, आपने दिया, आपको वेलकम किट मिल गया, इसका मतलब डीमेट अकाउंट ओपन। आज के डेट में आपका भी मेरे तरह जो है वो आपको मिल गया नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर, यस या सर। ना बोलिए, मिल गया डीमेट अकाउंट नंबर। अब हमारा डीमेट अकाउंट ओपन है। यस सर। बैंक अकाउंट पहले से ही हमारे पास था। हाँ जी सर। ठीक है। अब जब हमने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और आपका जो है वो डीमेट, ये तीनों के तीनों चीज पढ़ लिए, तो अब देखिए हमारे इस विंग में सारे के सारे चीज हो गए हैं। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमेट अकाउंट हो गया। यस सर। अब किस पे आना पड़ेगा? मैकेनिज्म पे। कैसे वर्क करता है, कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे शेयर बेचते हैं। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीपी, ब्रोकर, बैंक, ये सब एक है। सबके पास अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। कैसे काम करता है? डीमेट अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज रखते हैं। पैसे रख सकते हैं, हाँ या ना? नो सर। कैसे शेयर में ट्रेड करें? फिर जब डीमेट अकाउंट में पैसे ही नहीं रख सकते हैं तो उसके जरिए ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड करने के लिए क्या डीपी जो है वो हमें ट्रेड कराता है या ट्रेड किसी और के जरिए होता है? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सिक्योरिटीज मार्केट में अगर सेकेंडरी मार्केट में आपको शेयर खरीदने और बेचने हैं तो किसके जरिए खरीदना और बेचना पड़ेगा? इंटरमीडिएट ब्रोकर। मारूंगा मुक्का। इंटरमीडिएट हमारे पास 200 है। ब्रोकर। हाँ, अब हुई ना, देखते हैं मुक्के में कितना दम है। देखिए, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक मुक्का था, क्या कौन सा मुक्का था? इलेक्ट्रॉनिक ई मुक्का था। हमें तो पी मुक्का पड़ता था, फिजिकल मुक्का, बड़ा जोरदार होता है वो। ये तो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मुक्का तो बस सर ये तो आप प्यार में कह देते हैं, और फिजिकल मुक्का प्यार में पड़ता है, मत पूछिए किस तरह से पड़ता है। तो अब अगर मैं कहूं कि अगर सेकेंडरी मार्केट में मुझे कुछ खरीदना और बेचना है तो किसके जरिए? ब्रोकर के सर। एकदम ध्यान से। डीमेट अकाउंट किसके पास ओपन करते हैं? डिपॉजिट अब देखिएगा, मैंने जो ही बताया था कैसे अपने ही बात को मैं मोड़ूंगा, क्योंकि मुझे जो है वो और चीजों को बताना है, लेकिन पहले तो थोड़ा ही कॉन्सेप्ट दूंगा ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे याद है बचपन में पहले पढ़ाया जाता था, बेटा आज ए बी पढ़ लो, तो फिर कुछ नहीं पढ़ना रहेगा, ए बी पढ़ लिया, ऐसे करके कल सी डी, ऐसे करके जेड तक पढ़ा दिया जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, और फिर होते होते वो सेंटेंस। और आज के डेट में वो दिन है जो इन चीजों में माथापच्ची कर रहे हैं। अगर बाय गॉड पता होता कि वो अल्फाबेट सीखना इतना महंगा पड़ेगा, जान दे देते। लेकिन क्या वो अल्फाबेट सीखते एबीसीडी? नो। बस ऐसे ही मामू बनाया जाता है, वैसे ही मैं भी आपको बना रहा हूं। मुझे भी बच्चे से बनाया गया तो मैं भी तो अपना हाथ साफ करूंगा या नहीं करूंगा? यस सर। तो मैंने भी आपको जो बताया था उसी को मैं भी थोड़ा थोड़ा रिफाइन करता जा रहा हूँ। एबीसीडी बताया, एप्पल वगैरह बता दिया, आपने सोचा बस इतना सा ही है संसार। अब संसार को थोड़ा थोड़ा अलग बढ़ा रहे, और आप ही खुद जो है वो कहिएगा हाँ सर कुछ तो और इसमें कमी है, क्योंकि बात यहाँ कुछ जम नहीं रहा। तो फिर से रिपीट करते हैं, फिर से वहां पहुंचाइए। अगर मुझे सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदना और बेचना है तो ये मैं किसके जरिए करूंगा? ब्रोकर के जरिए। इसका मतलब मेरा अकाउंट किसके पास होना चाहिए? ब्रोकर के पास। अगर ब्रोकर एनएससी का है तो मैं उसके जरिए बीएससी का शेयर खरीद बेच पाऊंगा? नो सर। इसका मतलब ब्रोकर जो है किससे जुड़ा हुआ होता है? डीपी से सर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नहीं, क्यों, कहां से आ गया डीपी वर्ड? मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज से। जिस स्टॉक एक्सचेंज का वो मेंबर होगा, हम उसके पास अकाउंट ओपन करेंगे तो उसी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के प्राइस को देख पाएंगे, खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे, उसमें ट्रेड कर पाएंगे। सही है ये स्टेटमेंट? यस सर। इसका मतलब अगर ब्रोकर जो है वो लाइसेंस लेता है सेबी से, तो वहां पे ये बताता है ना कि किस स्टॉक एक्सचेंज का वो क्या बनना चाहता है?
ब्रोकर member, बनना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर कोई डिपोजिट कोई अगर डीपी बनना चाहता है तो वो सेबी से ही लाइसेंस लेता है या डिपोजिटरी से? सेबी से सर। सेबी अगर कोई सोचे इसी तरह से, अगर ब्रोकर जो है वो लाइसेंस लेगा तो किससे लेगा, सेबी से या स्टॉक एक्सचेंज से? SEBI, सेबी से स्टॉक लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का कंसर्न आ रहा है या नहीं बीच में? यहाँ yes sir, आ आ रहा है। रहा है। कहीं कोई नालायक ब्रोकर उसका जो है वो अगर ले लिया ब्रोकर, तो हो सकता है अगर वो गड़बड़ घोटाला करे स्टॉक एक्सचेंज का नाम खराब होगा या नहीं? यस सर yes sir, होगा सर। नाम खराब होगा या नहीं कि बीएसई में स्कैम हो गया, एनएसई में स्कैम हो गया? यस सर अगर ऐसा होगा तो उनके धंधे पे असर पड़ेगा या नहीं? कंपनी वहां पे कम लिस्टेड होगी या नहीं? अगर एनएसई में पता चला स्कैम हो रहा है तो ज्यादा कंपनी कहां भागने लगेगी? बीएससी BSc, BSc पे, धंधा पानी पे असर पड़ा या नहीं पड़ा स्टॉक एक्सचेंज का? यस yes सर sir, स्टॉक एक्सचेंज भी तो बिजनेस के लिए ही बैठी है। बताऊंगा कैसे स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस के लिए बनी है। पहले नहीं था बिजनेस के लिए, अब बिल्कुल बिजनेस के लिए बनी हुई है। तो फिर से हम पहुंचते हैं उसी जगह। अगर हमें स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए यानी कि सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदना बेचना है। सेकेंडरी मार्केट का क्या मतलब है? कंपनी एक बार इशू करेगी, जब भी इशू करेगी, आज करे, कल करे, दूसरी बार करे, तीसरी बार करे, जब भी करेगी, किस मार्केट में करेगी? स्टॉक एक्सचेंज मारूंगा मैं। primary market, प्राइमरी मार्केट में कंपनी जब भी करेगी, प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट को हमने किसी चीज के साथ कोरिलेट किया था कोलोकियल टर्म में, फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ाते वक्त बताया था। किस चीज के साथ? जल्दी बताइए। आम दिनचर्या में, आम तरीके में, जनरल पैरेलेंस में स्टॉक एक्सचेंज आपके जो है वो प्राइमरी मार्केट इज सिमिलर टू व्हाट? रेलेवेंट मार्केट। मुक्का। market, और सोचिए। so vegetable market, मुक्का। और सोचिए। नाम दिया था कि डैश जगह पे चीज बनते हैं और डैश जगह पे फिर उसे लेके जाते हैं। showroom और factory, हाँ, फैक्ट्री। ये डैश डैश पता है मैं कहां से सीखा हूं इस तरह वाला चीज? सुनेंगे बिटिया से। उसे जब तक प्रिपरेशन करवाता हूं ना, मतलब क्लास 5th में ही है, तो मैं उसे पढ़ाता रहता हूं, तो मैं जानबूझ करके अगर कुछ पूछता हूं तो उसमें 3-4 एक सेंटेंस में 4-5 डैश दे दिए। वो भी बोलती पापा सबका डैश हो जाएगा, आपका डैश मुझसे नहीं होगा। पूरे सेंटेंस में लगता है मैंने क्या दे दिया है? डैश डैश डैश। अगर एक डैश देंगे तो शायद क्या किया जा सके, इंटरप्रेट किया जा सके, लेकिन आपने किया। तो फैक्ट्री याद है ना आपको? फैक्ट्री में जब भी कोई चीज बनता है फैक्ट्री में, ठीक वैसे जब जब कंपनी शेयर इशू करेगी, किस मार्केट में? primary market, प्राइमरी मार्केट। जब जब प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी, हर बार उसे सेकेंडरी मार्केट यानी कि stock exchange, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट क्या करना पड़ेगा? list करवाना करना पड़ेगा, पड़ेगा सर। लिस्ट करना पड़ेगा। तो अब फिर ध्यान से, कंपनी ने जब शेयर इशू करना था प्राइमरी मार्केट में किया, जिन्हें जो लेना था लिया, जिन्होंने लिया उनका भी भला, जो नहीं लिया उनका भी भला। जो लिया उन्हें अगर कल के डेट में बेचना रहेगा तो उन्हें किस मार्केट में आना पड़ेगा? secondary market, सेकेंडरी सेकेंडरी सर। यानी स्टॉक एक्सचेंज। यस सर yes sir, तो नहीं लिया, अगर वो अब लेना चाहे so secondary सर market, सेकेंडरी stock मार्केट exchange, चले। आना पड़ा सेकेंडरी मार्केट, उन्हें भी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में जब हम शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए? ब्रोकर क्या ये कंडीशन प्राइमरी मार्केट में भी एप्लीकेबल है? नो सर। No, नो, sir. डायरेक्टली कंपनी से ले सकते हैं, तभी तो जो है वो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर या पब्लिक ऑफर कहलाता है। ठीक। अब इसका मतलब सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदना बेचना है तो ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर के जरिए का मतलब ब्रोकर के पास हमारा अकाउंट होगा, तभी तो पता चलेगा कितना खरीदा, कितना बेचा, किस प्राइस पे खरीदा, किस प्राइस पे बेचा। सही कह रहा हूं? yes sir, यस सर। अकाउंट ब्रोकर के पास। डीमैट अकाउंट कहां ओपन करते हैं? DP, डीपी के पास डीपी सर। और ट्रेड करेंगे ब्रोकर के जरिए। कुछ बीच में नहीं लग रहा है गड़बड़ घोटाला है? yes sir, सोचिए, सोचिएगा तभी तो कुछ निकल के आएगा। डीमैट अकाउंट किसके पास ओपन करते हैं? depository party, डीपी के पास डिपॉजिटरी सर। और डीमैट अकाउंट में रखते क्या है? securities, सिक्योरिटी। securities, सिर्फ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज नहीं, ओनली सिक्योरिटीज। क्यों ओनली वर्ड लगाया? money नहीं involved, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं, पैसे भी नहीं। अब यहां पैसे भी नहीं रख सकते हैं, शेयर खरीदने बेचने का काम कर ही नहीं सकते हैं डीपी के जरिए, क्योंकि वो किसके जरिए करेंगे? broker,
तो इसका मतलब शेयर खरीदने बेचने का काम करना पड़ेगा ब्रोकर के जरिए, और खरीदने बेचने के बाद रखेंगे कहाँ? डीपी के पास। डीमेट अकाउंट में, क्योंकि Demat डीमेट अकाउंट में ही शेयर्स रह सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो अब बीच में नहीं लग रहा है थोड़ा कुछ करीब मिस हो रहा है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से समझिएगा, इसी कड़ी को जोड़ने जा रहा हूं, और बहुत यही है मैकेनिज्म जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यही है ट्रेडिंग और आपका जो है वो कंप्लीटली डिपॉजिटरी सिस्टम का मैकेनिज्म। जो आपने कहा है सारी बात बिल्कुल सही है, कहीं भी आपने गलत नहीं कहा कि डीमेट अकाउंट में ही शेयर्स रखेंगे, डीमेट अकाउंट डीपी के पास ओपन करते हैं। शेयर खरीदने और बेचना अगर है हमें सेकेंडरी मार्केट में, तो सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए कर सकते हैं? ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर के जब ये सारी बात सही है तो फिर डीमेट अकाउंट खोल करके हम सिर्फ हवन कर सकते हैं, शेयर ना खरीद सकते ना क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। इधर ब्रोकर के पास अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन शेयर्स को तो रहना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रहता है तो सिर्फ और सिर्फ किस अकाउंट में? डीमैट account. डीमैट अकाउंट में। अब यहाँ पे पैसे कहां से लाएंगे? पैसे तो रहते हैं बैंक अकाउंट में। ये अब मामला थोड़ा फंस सा गया। अब इसी मामले से देखिए कैसे निकलते। जितनी भी बात आपने सुनी बिल्कुल सही। डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किसके पास ओपन होगा? डीपी के पास। और वहां क्या रख सकते हैं? Shares. सिक्योरिटीज। मैं शेयर्स इसीलिए बोल रहा हूं, यहां पे समझाना क्या हो जाएगा? आसान। तो अगर मैं शेयर्स बोलूं तो हैशटैग शेयर सिक्योरिटीज मत चलाइएगा। इसका मतलब क्या समझिएगा, क्या कहना चाह रहा हूं? शेयर्स ओनली। हाँ, इसका मतलब मैं सिक्योरिटीज ही कहना चाह रहा हूं, सिक्योरिटीज ओनली कहना चाह रहा हूं। यहां बताने में सुविधा होगी, इसलिए एक सिक्योरिटीज का नाम शेयर लेकर के बताना आसान है, नहीं तो हर बार बोलना पड़ेगा शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। फिर आप बोलेंगे सर बॉन्ड से क्या दुश्मनी है, उसे क्यों छोड़ दिया, सर वारंट को क्यों छोड़ दिया, इसीलिए एक को ले लिया। तो सिर्फ और सिर्फ यहां सिक्योरिटी शेयर्स ओनली रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा तो हम शेयर्स को ना सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंट किसके पास होना चाहिए? Broker के ब्रोकर के पास. पास। और ब्रोकर के पास जो अकाउंट ओपन करते हैं उसका नाम क्या है? Trading account. Trading account. उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। इस अकाउंट में क्या क्या रह सकता है? Shares plus shares. cash. शेयर्स एंड कैश। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे? Temporary. टेम्पररी बेसिस पे, सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन दोनों चीज रह सकता है। कहा गया अब क्या सेंस है इसका, तो सुनिए सेंस। रियल में जो आप टर्मिनल देखते हैं कि ये प्राइस चल रहा है, आप खुद से ऑर्डर लगा देते हैं, आप कॉल करते मेरे लिए शेयर खरीद लो, मेरे लिए शेयर बेच दो, या उसके पास बैठ करके करते हैं, ये डीपी नहीं होता है। ये कौन होता है? Broker. ब्रोकर होता है। ये ब्रोकर ये फैसिलिटी आपको देता है, बस यहीं से थोड़ा सा दोनों के तरफ मूव करना रहेगा। तो अगर आपका ब्रोकर चाहे तो सिर्फ ब्रोकर का काम कर सकता है, और वो चाहे तो क्या बन सकता है? डीपी सर। डीपी पढ़ा है ना हमने, याद है ना? ब्रोकर चाहे तो क्या बन सकता है? डीपी बन सकता है। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं, जितने भी आपको बड़े ब्रोकर दिखेंगे वो सब क्या हैं? और जितने भी डीपी हैं, वो जितने भी डीपी मैक्सिमम, और लॉ में कहीं नहीं लिखा, इसलिए एक भी दिख गया तो ये नहीं मेरा गिरेबान पकड़ेंगे। मैं कह रहा हूं मास लेवल पे 99.99% केसेस में जितने भी डीपी उन्होंने किसका लाइसेंस ले लिया? ब्रोकर का। और जितने भी ब्रोकर उन्होंने किसका लाइसेंस ले लिया? डीपी का। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? हम ट्रेड नहीं कर पाते? कर पाते। बिल्कुल कर पाते। अलग अलग दो जगह जाना पड़ेगा। एक दुकान में दूध मिल रहा है, एक दुकान में राशन का सामान मिल रहा है, समझते ना? राशन का सामान, ग्रोसरीज। Yes, sir. तो अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग दुकान है, दूध लेना है तो दूध वाले दुकान पे जाना पड़ेगा, Yes, sir. और यही आपका नीड है। आपको दूध भी चाहिए हर दिन, और आपको राशन का भी सामान चाहिए, ग्रोसरीज भी चाहिए। Yes, sir. जाएंगे राशन की दुकान पे? Yes, sir. दो दुकान पे जाना पड़ा, Yes, sir. आपको ये इनकन्वीनियंट नहीं लगता है तो क्या कोई जो है वो आपको बोलेगा पागल हो गए क्या, एक दुकान से ये एक दुकान से ये ले रहे हो? है कोई जो बोल सकता है ऐसा? नहीं। अब मेरी मर्जी, मैं जिस दुकान से जो लूं, क्या कोई रोक सकता है? No, sir. नो सर। क्या कोई लीगल काम है? पुलिस रोकेगी? No, sir. मोहल्ले वाले रोकेंगे? No, sir.
नो, No, लेकिन sir. इनकन्वीनियंट है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर एक ही दुकान पे दोनों चीज मिल रहा है तो वो बेहतर है या दो दुकान पे अलग अलग जाएंगे? एक दुकान पे दोनों चीज मैं मिल प्राइस की बात कर, ये नहीं कि सस्ता मिल रहा है, सेम दाम में मिल रहा है, इसको जरूर एक एस्पेक्ट फैक्टर को पहले से फिक्स कर लेंगे कि दोनों दुकानों पे सेम रेट से मिल रहा है, जो दूध वहां वही रेट यहाँ। इससे क्या होगा, आपका पब्लिक डीलिंग आसान हो जाएगा, एक ही पर्सन के साथ इंटरेक्शन रहेगा, एक जगह हिसाब रखने में सुविधा, आना जाना आसान हो जाएगा, समय भी बचेगा। इतना सारा कुछ होगा या नहीं? ठीक वैसे ही अगर आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को रखना है तो आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए? डीमेट अकाउंट। वेरी गुड, डीमेट अकाउंट। अब किनसे मिल रहा है मुझे नहीं पता, मान लीजिए कि मेरे पास डीमेट अकाउंट है, मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, पॉसिबल? यस सर। Yes, अब जो sir. है वो मुझे जो है वो सूरज जो है मेरे व्यवहार से खुश होकर के मुझे जो है वो कहते हैं सर आपको 1000 शेयर देंगे इन्फोसिस का। निशांत कहते टीसीएस का 1000 शेयर, मैं बोलो जियो। दोनों मुझे शेयर देना चाहते, मेरे पास डीमेट अकाउंट है, बताइए मेरे पास शेयर्स आ सकते हैं या नहीं? आ सकते हैं सर, आ Yes, सकते हैं sir. सर। मेरा कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, मेरे पास शेयर्स आएंगे या नहीं? आ जाएंगे सर। आएंगे। इसीलिए आ जाएंगे क्योंकि ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूं, ये ट्रेड मैं कैसे कर रहा हूं, ये ट्रेड जो है मैं डायरेक्टली कर रहा हूं और ऑफलाइन कर रहा हूं, और शेयर्स आने के बाद वो शेयर्स मेरे जिस अकाउंट में जाना चाहिए वो अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है। कौन सा? डीमेट अकाउंट। अगर डीमेट अकाउंट नहीं होता तो वो नहीं होता पाता वो सर। नहीं नहीं होता। तो अब मैं अगर कहूं कि अगर किसी को शेयर सिर्फ रखना है, प्राइमरी मार्केट में शेयर मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आप आईपीओ में शेयर खरीदते हैं, उसके बाद अपने पास रखे हुए, आपको बेचना ही नहीं है, तो डीमेट अकाउंट सफिशिएंट है या नहीं? यस Yes, सर। Yes, sir. कल के डेट में जब इसे बेचना रहेगा, और वो भी कहां, किस मार्केट में? सेकेंडरी मार्केट में, वो भी डायरेक्टली, तब क्या चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सर। तब ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। और अगर आप खुद से मैनेज कर लेते हैं तो ऑफलाइन, तो ना खरीदते वक्त जरूरत पड़ी ट्रेडिंग अकाउंट की, ना बेचते वक्त। बेचते वक्त। बेच- क्लियर है? और Yes, कहीं sir. उसका कोई आपके पास जो है वो नोट्स भी नहीं बन के आएगा क्या हुआ है। तो अब अगर कोई डीपी है और वो ब्रोकर भी है, तो अब मुझे बताइए आप उसके पास अपना अकाउंट ओपन नहीं करना चाहेंगे? यस Yes, सर। sir. यस ट्रेडिंग सर। अकाउंट भी उसी के पास और डीमेट अकाउंट भी उसी के पास। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि वो जिस समय आप उनके पास डीपी वाला काम कर रहे हैं वो डीपी के कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जिस समय आप ट्रेड कर रहे हैं वो किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? ब्रोकर की कैपेसिटी में। ऊपर। वो दोनों एक ही पर्सन है, तो एक ही पर्सन के पास ट्रेडिंग अकाउंट भी हो, तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट का सेम नंबर होगा जो डीमेट अकाउंट का है? नहीं नहीं, No, sir. नो ये सर। संजोग की बात है कि दोनों एक बंदा है। ट्रेडिंग अकाउंट का अलग नंबर आपका होगा और आपका जो है वो किसका, डीमेट अकाउंट का अलग नंबर होगा। जब आप अलग। उनके जरिए शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे होंगे तो वो आपके लिए किस कैपेसिटी में काम कर रहे होंगे? ब्रोकर। Broker. ब्रोकर सर। जब शेयर्स खरीद लिया, अब शेयर्स को रखना है तो वो कहां ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट। अब आपके लिए किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? टीपी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। क्लियर है ये बात? यस सर। अब यस Yes, खरीदेंगे बेचेंगे एग्जैक्टली कैसे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों चीज रहता है या नहीं? Yes, sir. Yes. पैसे भी और Yes. कैश भी। अब ब्रोकर के जरिए सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं, तो ब्रोकर जो है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। जिस स्टॉक एक्सचेंज का वो मेंबर होगा उस स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में आप डील कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज आपका ओपन इन जनरल 9 o'clock होता है, 9 बजे सुबह, और कितने बजे बंद होता है? 3:30। 9 होता है लेकिन आपके लिए शुरू होगा 9:15 में, 15 मिनट पहले जो अलग तरह का ट्रेड चल रहा होता है। मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। अब आपका ये टाइमिंग है। आपने ब्रोकर को कहा, वो एनएससी बीएससी दोनों का ब्रोकर है, आपने उन्हें कहा कि एनएससी पे शेयर खरीद लो या बीएससी पे खरीद लो। आप बोलेंगे सर एनएससी पे खरीद लो या बीएससी पे, क्या एक ही कंपनी के शेयर्स दोनों जगह हो सकते हैं? क्या बताया था, हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं सर। एक ही कंपनी का शेयर। मुझे बताइए स्टॉक एक्सचेंज को मैंने क्या बोला, किससे रिलेट किया? मार्केट से नहीं किया था? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मार्केट वर्ड लग रहा है। Yes, sir. यस सर। तो अब अगर दो मार्केट है, उनके लिए जो भी कंपनी है वो प्रोडक्ट ही तो है, नहीं है? Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताइए क्या टमाटर
दो मार्केट में मिल सकता है? Yes, sir. मिल सकता है Yes, मिल सर। sir. सकता है। ऐसे कैसा होगा? एक ही मार्केट में मिलना चाहिए। सर या तो डायरेक्ट आप शान से खरीद लो या फिर मार्केट में जाके ले लो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं सर, एक ही client- मार्केट में होना चाहिए। आप बोलिए सर ये कैसी बात हुई? जितने मार्केट है हर मार्केट में टमाटर हो सकता है, हर मार्केट में भिंडी हो सकता है, किसी मार्केट में हो सकता है, किसी मार्केट में नहीं भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं इस तरह का चीज? Yes, sir. यस हो सर। सकता है सर। क्या दोनों मार्केट में जब सामान बिक रहा होता है तो एग्जैक्टली सेम दाम में बिक रहा होता है? एकदम प्रैक्टिकल जवाब दीजिएगा, जबरदस्ती कुछ दिमाग में मत नो डालिए। सर। नो सर। No. Yes, sir. आप जाइए और देखिएगा कभी सामान लेने के लिए, आप जाइए इस दुकान में पूछिए सेम सामान का दाम, कुछ और बोलेगा, फिर आप दूसरे दुकान में जाइए, हो सकता है, चांस की बात है, सेम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी बोल सकता है, कम भी बोल सकता है। ये तीनों केस फेस किया है या नहीं? यस सर Yes, करा है। sir. बहुतों बार आप फेस किए होंगे बहुत सारे सामान को लेकर के, कि कभी कभी जो है वो दो तीन सब मार्केट में जा रहे, सारे मार्केट में क्या बोल रहे हैं? सेम दाम बोल रहे हैं। और कभी कभी इस मार्केट में कुछ दाम, इस मार्केट में उससे ज्यादा और उस मार्केट में उससे कम, होता है या नहीं? यस सर। इसका यस सर। मतलब मार्केट अपने आप में तो जो है बायर और सेलर से ड्रिवन है। हो सकता है इस मार्केट में आज टमाटर का ठेला कम है, ठेले पे कम है टमाटर, तो बताइए इस मार्केट में ज्यादा प्राइस रहेगा या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes. ये sir. मार्केट कमला नगर मार्केट है, अब सरोजनी नगर मार्केट गए, वहां पे दो दो तीन तीन ठेला लगा हुआ है टमाटर का। अब बताइए उस मार्केट में टमाटर का प्राइस कम रहेगा या ज्यादा? कम रहेगा कम रहेगा। सर। ज्यादा। इसका मतलब आप खुद देख रहे हैं ना, मार्केट ड्रिवेन चीज है ये, मार्केट खुद प्राइस को डिसाइड करता है। तो सोचिए जरा, अगर किसी कंपनी का शेयर एनएससी पे भी है, बीएससी पे भी है, तो आप एनएससी पे खरीद सकते हैं क्या? बीएससी पे नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। दोनों पे भी दिखलाऊंगा आपको कि कैसे दोनों पे ही खरीद सकते हैं। मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, जिस बीच में आप लिखते रहेंगे उस बीच में जो है मैं लॉगिन कर लूंगा। तो एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा ना इस चीज को लिखिए, क्योंकि मुझे दिखला दिखला करके समझाने में थोड़ा हेल्प मिलेगा और आपको समझ में भी ज्यादा अच्छा आएगा। आप यहां से जो है वो लिखना शुरू कीजिए। इससे पहले का तो लिख लिया था सर इससे Yes, पहले sir. क्या था लास्ट स्लाइड? ये, हाँ ये सर लिख लिया था। तो अब आप यहां से लिखते रहिए और मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि मैं जो है वो दूसरे स्क्रीन पे जा रहा हूं। आपका चीज डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर होगा तो मुझे बता दीजिएगा। क्या डिस्टर्ब हुआ? No, sir. ठीक है, No, fine. No, sir. आप लिखते रहिए, तब तक मैं ओपन कर लूं। ओपन कर लूंगा तो लिखना छोड़ के पहले समझाऊंगा, कीजिए पहले। सर डीमैट अकाउंट वाले में बैंक अकाउंट डिटेल के नीचे क्या पॉइंट है? तो दिख नहीं रहा उसमें। फिर से बोलिए। डीमैट अकाउंट वाले में बैंक अकाउंट डिटेल के नीचे वाला कौन सा पॉइंट है? वो दिख नहीं रहा स्लाइड में। नहीं दिख रहा है? मैं नहीं समझा, नहीं दिख रहा है मतलब? सर सर जो वो बैंक डिटेल के नीचे वाला जो है लास्ट अकाउंट ओपनिंग फी वाला पॉइंट नहीं दिख रहा सर। अच्छा, मैं एक मिनट, एक सेकेंड मुझे दीजिए। मैं ऑलमोस्ट इसको डन कर चुका हूं। अकाउंट ओपनिंग फी प्लस एएमसी, क्या यहां कह रहे हैं? दिख रहा है अब। नहीं दिख रहा ये? सर दिख पहले रहा है नहीं अब दिख रहा था। ओ, पहले नहीं दिख रहा था, हो सकता है। तो एक बार आप रुकेंगे, मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वो पहले समझाना जरूरी है। तब तक टाइम था इसलिए लिखने दिया था। यहाँ वापस आइए जरा, स्क्रीन बदला है? Yes, sir. यस सर बदल गया। यही बेसिकली आपका जो है वो टर्मिनल है। ये टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? Broker. ब्रोकर। अब ध्यान से सुनिए, मेरे केस में क्या है, मेरा इंडिया बुल्स में है, वो जो है वो ब्रोकर भी है और डीपी भी है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन में वो भी ब्रोकर भी है और क्या है, डीपी भी है। मेरा लेकिन जो अकाउंट कोटक में है उसको मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, क्योंकि कोटक में मेरा बैंक अकाउंट भी है, कोटक मेरा डीपी भी है और कोटक मेरा ब्रोकर भी है। अगर मैं कोटक के बैंकिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूं तो वो किस कैपेसिटी में मेरे लिए काम कर रहा है? Bank. बैंक बनने के लिए उसने लाइसेंस किससे लिया होगा? सेबी से।
RBI. 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 आरबीआई से बैंक के सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फिर उसकी मर्जी हुई होगी डीपी बनने की, तो क्या एक बैंक डीपी बन सकता है, एलिजिबिलिटी में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो उसने प्रोसेस फुलफिल किया होगा, लाइसेंस लिया होगा सेबी से, किसके थ्रू? डिपोजिटरी के थ्रू। Deposit. Yes, sir. तो बन गया डीपी भी। Yes, Yes, sir. sir. यस उसे सर। ब्रोकर भी बनना था, किससे लाइसेंस लिया होगा? SEBI. किसके थ्रू? Stock exchange. कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो ये तीनों ले लिया है। अब ये तीनों ये ले लिया है, तो मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ पे मेरा एक सेविंग अकाउंट का, बैंक अकाउंट का नंबर होगा मेरा, Yes, sir. Yes, sir. मेरा डीमेट अकाउंट का नंबर होगा, Yes, Yes, sir. Yes, एक sir. मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का नंबर होगा। Yes, Yes, sir. sir. अब आप देखिए खुद सबसे नीचे में यहाँ पे, लेकिन प्लीज किसी भी शर्त पे इसमें से कोई भी ऐसा चीज जो कोड वगैरह जैसा चीज है, प्लीज नेवर ट्राई टू रिमेंबर, कुछ भी इसमें से ना फोटो वगैरह आप क्लिक नहीं करेंगे। अगर ये ईमानदारी आप बरतेंगे तो ही इस तरह से पढ़ाऊंगा, वरना मैं भी कागजों में पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ा रहा हूं स्लाइड पे पढ़ाऊंगा। इस तरीके से पढ़ना चाहते तो प्लीज, ये कॉन्फिडेंशियल चीज है, मैं सारा का सारा अपना पोर्टल आपके सामने रख रहा हूं, तो इसीलिए इसमें से कम ये सब जो होता है, ये सब नीचे में जो है, प्लीज इसको नहीं आप सेव करें, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन बहुत तरीके से मिसयूज होता है। तो ना आप लिखेंगे ना कोई आपसे जान पाएगा। क्लियर है? कर लेंगे Yes, ऐसा? Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, प्लीज फोटो वगैरह ना खींचिए, क्योंकि आजकल इमेज वगैरह भी जो है अपने आप गूगल फोटो वगैरह पे अपलोड हो जाता है, और ये सारे चीज बहुत अकाउंट की तरह होता है, कहीं से भी हैक किया जा सकता है, सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर्स होते हैं, गरीब आदमी हूं, जो कुछ होगा वो भी चला जाएगा, एक तो है ही नहीं कुछ, जो है वो भी चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिर्फ इसको पॉजिटिव सेंस में से यूज करें, क्योंकि आप इस समय बिल्कुल लाइव टर्मिनल पे हैं और ये कनेक्टेड है। देखिए टाइम वगैरह सब डिस्प्ले है, जो भी चीज यहाँ मैं ऑर्डर करूंगा कल के लिए ऑर्डर तक प्लेस हो जाएगा। तो एक खास पॉइंट पहुंचने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि अगला क्लिक जब यहाँ करेंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहां तक मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए ये जो लिखा हुआ, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का जो है वो नंबर, ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है, मेरा डिटेल है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब अगर इसके पास मेरा डीमेट अकाउंट है तो उसका डीमेट अकाउंट का भी आपको डिटेल मिलेगा, लेकिन डीमेट अकाउंट का डिटेल आपको जो है वो कहाँ मिलेगा? डीमेट अकाउंट का डिटेल आपको अलग जगह पे मिलेगा, जहां पे जब आप जाएंगे तो वहां आपको जो है वो सारा का सारा चीज, अकाउंट का जो डिटेल है वो इस जगह आपको मिलेगा। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, ये आप देख पा रहे हैं माय डीमेट प्रोफाइल। Yes, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब बताइए मैं हाँ। कोटक के ब्रोकर से अब मैं किस पे पहुंच रहा हूं, उसके किस सर्विस पे? डीमेट अकाउंट सर्विस पे। DPT. डीपी के सर्विस पे। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं वहां से निकल करके कहा चला गया, इनके डीमेट अकाउंट। अब आप खुद जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डीपी अकाउंट नंबर अलग है, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ये देखिए ये नंबर अलग दिख रहा है, Yes, Yes, sir. sir. ये Yes, sir. ट्रेडिंग अकाउंट का नंबर है, और ये किसका नंबर है? आप खुद देखिए डीमेट अकाउंट नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे जरा कुछ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Order new DIS. ऑर्डर Yeah, यस। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपका खत्म हो गया तो यहाँ से क्या कर लीजिए, Order. 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 ऑर्डर कर लीजिए। लेकिन ये ऑर्डर वाला कब दिखा, जब मैं किस प्रोफाइल में पहुंचा हूं? Demat Demat profile. डीपी सर। Demat. प्रोफाइल, क्योंकि डीआईएस कौन भेजता है, डीपी या ब्रोकर? DP. DP. सर। डीपी भेजता है। तो इसलिए बस ये, अच्छा जैसे आप बैंक में रहते हैं, बैंक के साइड पे तो ऐसे नहीं दिखता है ऑर्डर फॉर न्यू चेकबुक, जो भी उनका फॉर्मेट रहे दिखता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक वैसे ही आपको यहाँ दिख रहा है। इसी में आपको जो है वो सारा का सारा यहाँ पे जो है वो डिटेल दिखेगा, यही है क्लाइंट मास्टर डिटेल। आप इसको ध्यान से देखिए, दिख रहा है ये क्लाइंट मास्टर डिटेल, Yes, यस sir. सर। यही क्लाइंट मास्टर डिटेल, जिसमें देखिए मेरा बैंक अकाउंट वगैरह का सबका डिटेल देखिए। तो इसमें मेरा बैंक अकाउंट का डिटेल मैंने किसका दिया है, कोटक महिंद्रा। Kotak Mahindra. Kotak. देखिए ये खुद कोटक सिक्योरिटीज है, जो मेरा डीपी है, ये मेरे लिए बैंक के भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। क्या यहाँ पे मैं कोई और बैंक का डिटेल नहीं दे सकता? No, They, sir.
बिल्कुल दे सकते दे हैं। सकते हो। अगर कोटक में आपका अकाउंट नहीं, आप कोटक को अपना डीपी बनाना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट कोटक के पास खोलिए और यहाँ पे डिटेल किसका दीजिए, दूसरे बैंक ICICI बैंक का का। भी दे सकते जो बैंक आप देना चाहते हैं। आप अगर यहाँ पे चाहते हैं क्लाइंट आईडी मेरा ये है, अब मुझे एक चीज बताइए, ये आईडी अलग रहता है या नहीं रहता अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कहीं और होता? यस सर। हैं। ये ऐसे Yes, यूनिक sir. होते हैं। डीपी अकाउंट नंबर आपको ये दे देता, उसके बाद छोड़ देता, उसके बाद का डिटेल नहीं। हाँ, यहाँ पे डीमेट अकाउंट से रिलेटेड जितने चीज होते वो सब आपको यहाँ पे क्या होता रहता, दिखता रहता कि कब कितना होल्डिंग था, क्या कैसे आपका था, माय होल्डिंग, ये सब आपको दिखता, लेकिन बाकी चीज नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो जो सर्विस बैंक देगा वो बैंक वाला यहाँ नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे मैं वापस आपको लेके आता हूं। अब यहाँ पे जो मैं हूं और जो खरीदूंगा बेचूंगा, अब मैं कहां इन कर गया, अब डीपी के पास हूं या ट्रेडिंग अकाउंट में हूं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग। ये जो दिख रहा है ये ट्रेडिंग अकाउंट है। आप देखिए, ढूंढते रह जाइएगा, कहीं पे आपको यहाँ पे मेरा डीपी डीमेट अकाउंट नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ ट्रेडिंग का मेरा आईडी दिखेगा। देखिए गौर से, यही आईडी है वो। यस सर। सर Yes. Yes, sir. अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में हूं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। अब अगर मुझे कोई शेयर खरीदने हैं, आप देखिए जरा, आपको ये शेयर दिख रहा है बीएससी पे, ये एनएससी पे? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ऐसे एक नहीं, आप जो है वो जितने भी कंपनी देखिए, जितने भी इंफोसिस देखिए, आप ओएनसी देखिए, आरआईएल देखिए, टिस्को देखिए, आप जो है टीसीएस देखिए, ये एनएससी पे भी है, बीएससी पे भी है। लेकिन मुझे जो है वो एनएससी बीएससी दोनों वाला क्यों दिख रहा है मेरे टर्मिनल पे? क्योंकि सर इसमें दोनों दोनों से पे रजिस्टर ब्रोकर होते दोनों हैं। में लिस्टेड होएगा। क्योंकि मेरा जो ब्रोकर है बिल्कुल सही, उसने मेंबरशिप एनएससी और बीएससी दोनों में ले रहे हो। दोनों में ले रखे। और यही वजह है कि मैंने इसको अपना क्या बनाया, ब्रोकर। इसीलिए कोटक को ब्रोकर बनाया, और साथ ही इसीलिए क्योंकि ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है। और सुनिए, कोटक इसीलिए चुना क्योंकि कोटक जो है वो डीपी भी है किसका, डीपी किसका बनते हैं, NSDL CDS। एनएसडीएल सीडीएसएल किसी का भी हो सकते हैं आप। यस Yes, सर। सर आप कैसे डीपी के पास जाना चाहेंगे, दोनों का हो। दोनों के पास हो। दोनों का। दोनों का ये डीपी है, इसीलिए डीपी के लिए भी इसी को चुना। और सुनिए, आपको बैंक की भी जरूरत होगी, यस Yes, सर। सर। ये बैंक का भी काम करता है। तो बताइए मेरा चुनाव क्या गलत था? नो नो सर। सर। सही था एक तरह से ये नहीं हो गया मेरी बीवी रजनीकांत? यस सर। मल्टीटास्क। मतलब ये पता नहीं रजनीकांत क्यों बोलते कि सारे काम कर लेते थे इसी तरह, कुछ ऐसा मैंने सुना था कि कोई सीरियल या कुछ था या कुछ ऐसा। तो यही रजनीकांत वाला हाल हो गया। एक तो ब्रोकर दोनों जगह का, डीपी दोनों का, और साथ में बैंक भी है। और क्या चाहिए? एक दुकान में गए, एक दुकान वाला दूध रखता है, अमूल का रखता है, दूसरा दुकान वाला मदर डेयरी का रखता है, तीसरा एक दुकान है जो ग्रोसरी का सामान रखता है, और ग्रोसरी का भी जो सामान रखता है तो वो जो है वो पैक्ड प्रोडक्ट्स नहीं रखता है, सिर्फ खुला हुआ रखता है। अब देखिए, आपको एक ऐसे दुकान का पता चला जो ग्रोसरीज में पैक्ड प्रोडक्ट भी रखता है और खुला भी रखता है। अब बताइए, ग्रोसरी का सामान लेना रहेगा तो किसके पास जाइएगा? जिसपे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो, ताकि हम देख सके कि किसका कौन सा सही है, जो सस्ता लगा या जो मेरे नीड को पूरा किया वो ले ले। कभी कभी yes, पैकेट sir. वाला अच्छा लगता है कि भाई रखना आसान रहेगा, ज्यादा दिन रखना रहेगा। कभी क्या लगता है थोड़े का ही तो यूज है, क्यों बड़ा पैकेट ले। दोनों तरह का नीड हो सकता है। यस यस सर। सर। अब आपको दूध लेने जाना है, आपको दूध लेने जाना है तो आपको पता है भाई नॉर्मल टोन दूध तो अमूल का अच्छा है, लेकिन अगर फुल क्रीम चाहिए तो मदर डेयरी का अच्छा होगा। अगर ऐसा है तो आप किस पार्लर पे जाना चाहिएगा? मिल्क पार्लर पे, जिस दुकानदार के पास, जिसके पास दोनों, जिसके पास दोनों मिल्क हो। अब आपको सामान लेने जाना, आपको पता चला कि एक दुकान है जो अमूल का दूध, मदर डेयरी का दूध, खुला पैकेट सारा चीज रखता है। किसके पास जाना चाहेंगे? कोई सब कुछ लगता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में भी है, कहीं उसी दुकान से कुछ ले रहे हैं, फोन आ गया ये ले लीजिएगा तो वो भी ले ले, भाई ये ले लेना तो वो भी ले लेंगे। कन्वीनियंट है या नहीं? यस सर। यही काम तो यहाँ पे है। चार जगह से जा जा करके लीजिएगा तो कोई क्या डंडे आपके ऊपर ढेला फेंकेगा, पत्थर मारेगा? नो नो सर। सर।
नो, ठीक यही चीज है। तो अब बैंक को क्यों मैंने चुना है ये भी आपको बतलाता हूं। बैंक के चुनने के पीछे डीपी और इसका तो समझा दिया, दूध और ग्रोसरीज वाले का। बैंक का क्या समझाया वो जरा सुनिए। अगर आपको पता चले कि एक ऐसा दुकान है जिस दुकान पे जो है वो सारे के सारे जो है वो क्यूआर कोड और वो भी है, और वो जो है वो आपका जो है ग्रोसरीज में भी सब कुछ रखता है और दूध में भी सब कुछ रखता है। और आपको पता है एक ऐसा दुकान जो सब कुछ रखता तो है लेकिन सिर्फ किस में डील करता है? कैश में। अब देखिए सारा सामान इस दुकान पे भी, सारा सामान उस दुकान पे भी, अब किस में जाना पसंद करेंगे? सर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और कैश दोनों में कर हाँ, जो कैश ऑनलाइन दोनों लेता है। क्यों भाई? सामान में थोड़ा ना कुछ गड़बड़ करा है, सामान तो दोनों के पास एक जैसा है। सर कन्वीनियंस होती है ना ऑनलाइन। बिल्कुल, सहूलियत, कन्वीनियंस आया ना ये वर्ड। यस सर। यही कन्वीनियंस यहाँ कैसा कन्वीनियंस है ये देखिए जरा। अगर यहाँ पे कभी भी जो है पैसा वगैरह ट्रांसफर करना रहा, बहुत आसानी से ट्रांसफर होगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जरा देखिएगा फ्रॉम। अब मुझे पैसे बैंक से जो है वो ट्रांसफर करने हैं, और बैंक से ट्रांसफर करना है मेरे जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ देखिए ट्रेडिंग दिख रहा है। यस सर। अब थ्रो ट्रेडिंग में करेंगे सब अभी बताने वाला हूं, इसलिए सारे चीज को ध्यान से देखते रहिएगा। बार बार हम लोग इधर उधर जंप करेंगे, लेकिन अंत में जाकर के चीज एकदम रॉक सॉलिड कंसोलिडेट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो क्यों डालेंगे? क्योंकि अगर हमें शेयर्स खरीदना है तो किसके जरिए? ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर के जरिए। और ब्रोकर के पास हमारा कौन सा अकाउंट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रखते हैं? कैश दोनों किस बेसिस पे? टेम्पोरी परमानेंटली। पैसे कहाँ रहते हैं? बैंक में। बैंक अकाउंट में। और आपका शेयर्स? डीमैट अकाउंट में सर। अब देखिए एक चीज बैंक अकाउंट में, एक चीज डीमैट अकाउंट में, लेकिन इन्हीं चीजों को जब खरीदना रहा तो दोनों का काम पड़ा ना। यस सर। सर। तो दोनों उठ करके टेम्पररी किस अकाउंट में जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों चीज रहा, शेयर्स बाद में उठ करके कहां चला जाएगा? डीमैट डीमैट अकाउंट अकाउंट में। पैसे बैंक अकाउंट। बैंक में सर। इसका तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे तो होते नहीं है, कहां से आप भेजते हैं? बैंक बैंक से। पैसे निकालने होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लीजिएगा, एटीएम में जा करके या चेकबुक से चेक काट के। बैंक अकाउंट। नो सर। क्या कीजिएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से कहां भेजिएगा? बैंक अकाउंट। बैंक में सर। 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, शेयर्स खरीदा बेचा जो भी किया, उस 1 लाख के बदले में मिल रहा है 1.5 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में आए। ट्रेडिंग अकाउंट से कहां ले जाना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सर। अगर चाहे 10,000 छोड़ना छोड़ दीजिए, बाकी ट्रांसफर करना कर सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। सब कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सब अगर एक कंपनी के तले हो तो ट्रांजैक्शन का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या नहीं लेंगे? यस सर। वरना एसबीआई में बैंक अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है आपका जो है वो कोटक में, और डीमैट अकाउंट थोड़ी देर के लिए जो है वो मान लीजिए इंडिया बुल्स में, रेलिगेयर में मान लीजिए। कहां पे? रेलिगेयर में। डीमैट अकाउंट कहां? रेलिगेयर। ट्रेडिंग अकाउंट कहां? कोटक। कोटक। बैंक अकाउंट कहां? एसबीआई। अब आपका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर्स आया, आपने उसे भेजा लेकिन अभी तक डीमैट अकाउंट में नहीं गया। आप किनसे सर फोड़ेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास है? कोटक। कोटक से आपने पूछा, उसने बोला हमने ट्रांसफर कर दिया। जाकर के किससे कंफर्मेशन लीजिए शेयर का? रेलिगेयर बोलेगा भैया वो भेजेगा तब ना हमारे पास आएगा, हम तो सिर्फ शेयर रखते हैं, हम कोई ट्रांसफर करते हैं। बात तो सही कह रहा है। यस सर। फिर भाग करके गए कोटक के पास, उसने बोला भैया हम शेयर्स अपने पास रखते हैं, ये देखो यहां से गया, हम तो टेम्पोरली ही रखते हैं, चला गया यहां से। अब भागते रहिए। पैसे क्रेडिट होएगी नहीं उसके लिए आ रही। पैसे को छोड़िए, पहले ये भागा भागी को जरा समझिए, ऐसा होता है नहीं होता दो डिपार्टमेंट के बीच में? यस सर। और इसमें तो हमारी देश बहुत महान है, तभी तो लोगों के इतने अच्छे अच्छे मकान बने हैं, समझ ही रहे बाकी आप। यही डिपार्टमेंट इधर से उधर भागने से बचने में, और कैसे फाइल तुरंत हो जाता है, काम कैसे तुरंत हो जाता है ये भी आपको पता है जब उसमें वजन डाल देते हैं तो। सर। मैं वजन का मतलब डॉक्यूमेंट का कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब किसी भी डिपार्टमेंट पे मेरा किसी भी तरह का कमेंट नहीं है, हमने भी डॉक्यूमेंट ही समझा सर। ये डिस्क्लेमर।
चलिए, ऑफिस देख रहा था ना, उसमें बेसिकली ये कह रहा था कि फाइल में वजन डालो तो काम हो जाएगा, इसलिए मैंने भी बोल दी। अब अगर मान लीजिए कि आपने शेयर्स बेचा, पैसे आए, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में, पैसे नहीं पहुंचे हैं, किसके पास सबसे पहले पहुंचे? SBI। SBI। वो बोलेगा भैया इसमें कोई पैसा ट्रांसफर करेगा तब ना आएगा, या पैसे खुद ब खुद बढ़ जाएंगे? बात सही बोला या गलत? सही बोला। किसके पास जाएंगे? कोटक। कि भाई आप ही के पास ट्रेडिंग अकाउंट है, पैसे नहीं गए। आप बोलिएगा भाई हम पैसे रखते हैं, पैसे तो बैंक में होते हैं, हमारा काम है आता है, हम बस उसे देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि हाँ जितने का शेयर बिका था उतना आया, हम आपने इंस्ट्रक्शन दिया, हमने उसे ट्रांसफर कर दिया, चला गया हमारे पास से। अब करते रहिए मगजमारी। तकलीफ हुई या नहीं आपको? यस यस सर। सर। ये तीनों कोटक ही हो। अब बताइए कहीं जाना पड़ेगा? नो। ये एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी फटाक से लेंगे या नहीं? यस यस सर। और इसीलिए ये ट्रिनिटी अकाउंट वगैरह का नाम देते हैं। क्या ये हमारे पास ही तीनों अकाउंट खोलिए और क्या हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। और एक और बात, जब इनके जरिए आप बैंक से ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग से बैंक में करें, मान लीजिए आपको शेयर्स बेचने पे पैसा आया, तो इस बार कहां से कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग से कहां? बैंक। ये लीजिए, ट्रेडिंग से बैंक में कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए। जब आप करेंगे तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में आपके जितने पैसे रहेगा वो शो करेगा। अब यहां पे देखिए, अमाउंट अवेलेबल फॉर ट्रांसफर कितने हैं? 0 देखिए यहां पढ़िए कितना है? 0 0 जीरो। क्यों है 0 0? क्योंकि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। नहीं है। नहीं। आप कहिएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं रखते हैं, क्या ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखना समझदारी है? नो सर। नो सर। सोच के देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ जी तो सर। अब जब आपको ट्रेड करना रहे तब ट्रांसफर करना अच्छा है, या करके 10 दिन से रख दीजिए? जब करना हो। जब ट्रांसफर करना। क्योंकि जो अनारी होंगे वो पहले करके रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं है 10 दिन का भी इंटरेस्ट बनता है या नहीं। यस सर। यस सर। अगर आपको करोड़ों का डील करना है तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। पड़ेगा सर। अब आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे और यहां पे सबमिट करेंगे और वो सबमिट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस अब सर। देखिए यहां पे सब आपका ट्रेडिंग का हर डिटेल आ रहा है, गौर कर रहे हैं? 8 के 9G2 सिर्फ ट्रेडिंग का डिटेल है, कहीं पे भी मेरा डीमेट अकाउंट जो बड़ा वाला था उसका डिटेल नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट और किसके बीच में डील कर रहा हूं? बैंक अकाउंट के बीच में जो है वो डील कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे ट्रांसफर किया, मेरे अकाउंट में आ गया। लेकिन अगर मैं यही काम जो है वो करता कि मुझे मान लीजिए कि अब शेयर्स खरीदने हैं, तो मेरे किस अकाउंट में पैसे होने चाहिए? ट्रेडिंग रेटिंग क्यों होना चाहिए ये अभी बताता हूं। इसी को बताने के लिए ओपन किया। पहले ये बताता हूं ट्रेडिंग कैसे ट्रांसफर हो जाता है, ताकि उस स्लाइड पे रह जाए। यहां पे गया, मैंने अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट किया और यहां पे मैंने अपना क्या ले लिया? ट्रेडिंग, और सबमिट कर दिया। अगर ये मैं सबमिट करूंगा तो आप देखिए मेरा क्लाइंट आईडी आ गया, यस सर। सेलेक्ट Yes, बैंक sir. टाइप आया, यस बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब यहाँ पे मेरा जो है देखिए क्या लिखा हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा अकाउंट लिखा हुआ है? अगर मान लीजिए मेरा ये अकाउंट इससे नहीं रहता, एसबीआई का रहता, तो एसबीआई यहाँ रिफ्लेक्ट करता है या नहीं? यस यस सर। सर। जो आपने वहां देखा वो ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए सेलेक्ट पेमेंट इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अगर मार्जिन मनी पेमेंट होगा तो मार्जिन मनी पेमेंट यहां डाल दूंगा, जो भी रहेगा बता दूंगा दोनों क्या है, मार्जिन वगैरह बाकी। अब यहाँ पे जो है मार्जिन मनी पेमेंट है, मैं इक्विटी डेरिवेटिव पेमेंट डालता हूं पहले। फिर मैंने यहाँ पे 500 कर दिया। अगर मैं ये 500 करूंगा तो यहां पे मुझे क्या करेगा? आगे ले जाएगा। अभी नहीं होगा, अभी ये डिटेल ले रहा है, यहां नहीं। इसके बाद कंफर्म करूंगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कुछ भी इसमें से कोई नंबर नोट नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे हैं ध्यान से। ये देखिए बैंक अकाउंट आ गया, 3-in-1 अकाउंट, इक्विटी डेरिवेटिव, सीआरएन नंबर वगैरह आ गया, अमाउंट इतना, ये रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया, ये कस्टमर अकाउंट। अब इसमें देखिए अवेलेबल बैलेंस क्या दिखला रहा है? इतने बैलेंस मेरे बैंक अकाउंट में जो क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है।
अब इसमें से मैंने इतना किया तो अभी भी जो है वो इतना शो हो रहा है, यानी अभी अगर मैं 1,05,000 तक भी करना चाहूं तो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता हो सकता सकता है। अब यहां पे कंफर्म करूंगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप एसबीआई का करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या लेगा, है। टाइम लेगा। अब आप कहेंगे सर तो थोड़ा सा टाइम से क्या अंतर पड़ा, मुझे जो फटाक से प्राइस दिखा जो है वो बहुत ज्यादा अभी मतलब रीजनेबल है मेरे अकॉर्डिंग इंफोसिस का, मुझे खरीदना है। लेकिन मैं वैसा बंदा नहीं हूं कि पहले से खरीद के रखूं, हो सकता है आज मार्केट कंडीशन सही नहीं हो तो आज भी नहीं खरीद पाऊंगा, तो फिर वो कल के लिए चला जाएगा। कहने का मतलब मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे मुझे छोड़ने पड़ जाएंगे। Yes, लेकिन sir. अगर ये फैसिलिटी, तो मुझे बताइए कितने सेकंड लगेंगे इस काम को करने में, मुश्किल से 5 सेकंड। आपको बोल रहा हूं तभी ये टाइम लग रहा है ना, आपको ये दिखाना नहीं रहे तो मुझे लगता है हार्डली लॉग इन करने के बाद 2 सेकंड का आप ये 2 ही क्लिक तो करना पड़ रहा है। और वो भी देखिए कितने कन्वीनियंट तरीके का क्लिक है, वो देखिए ये सिलेक्टेड ही रहता है, अमाउंट ही तो बस डालना है और 2 बार करना है, एक बार गो पे करना है, एक बार फटाक से किस पे करना है, दैट्स इट। बस यही वजह है कि इसमें रखा है। अगर यही एसबीआई करूंगा तो मुझे थोड़ा उस समय देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना जब तक मैं पैसे वगैरह क्या करूं, ट्रांसफर करूं, तब तक वही बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तक के ब्रिज वाला। याद है ना जो एग्जांपल दिया था कि शेयर का प्राइस 100 से 120 के आपने 100 में खरीदा था, जब तक आप उसको कॉल कर रहे हैं इट्स रिंगिंग, यस सर, यस सर। और जब बंदा कॉल करता है तो तब तक प्राइस 80 हो चुका है। तो वो दुर्घटना ना हो जाए। अब देखिए क्लियर है ये सारी बात, Yes, sir. यस सर। कुछ समझ आ रहा है क्लैरिटी से? यस सर। Yes, sir. हाँ जी सर। क्योंकि ये ऐसी चीजें देखिएगा, इसमें टेक्निकल चीजें, स्टॉप लॉस आपके एग्जाम में पूछ देता है, वो भी पता है कितने मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का, कभी कभी 2 के साथ 3 मार्क्स का पूछेगा और उसमें 2 चीज पूछ देगा, कभी 2 मार्क्स में दे देता है, कभी 1 मार्क्स में दे देता है, बहुत छोटा छोटा चीज, ये सब इसी तरह से डील होगा, करेंगे। अब अगर मैं यहां पे हूं, मुझे जो है वो शेयर खरीदना है, मान लीजिए मुझे इंफोसिस का शेयर खरीदना है, इंफोसिस का शेयर खरीदना है, तो आप देखिए पहले मैं यहां जब जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे जो है वो दिखता रहेगा कि यहाँ पे ब्लू जो है वो बायर का है और रेड जो है वो सेलर का कतार है, कि कौन कौन क्यू में खड़ा है। ये इसीलिए आपको क्यू अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, वरना ये आपको कतार दिखता रहता। और ये प्राइस जितने आपको दिख रहे, कोई रुका हुआ नहीं दिखता, सब हर सेकंड क्या दिख रहा होता, एकदम तेज दिख रहा होता। कभी कोशिश करेंगे कि किसी दिन अगर क्लास वगैरह किसी के साथ मैनेज हो पाया तो कभी डे टाइम में भी रखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के समय, उस समय ज्यादा जरूरत पड़ती है, अभी उतनी नहीं। स्टॉक एक्सचेंज के समय थोड़ा ज्यादा जरूरत पड़ता है, अगर मिल गया कोई क्लास तो देखेंगे, अदरवाइज आप इतना तक तो समझ ही पा रहे होंगे। यहाँ पे बस ये बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखता रहेगा। आपने प्राइस देख लिया, अब आपको क्या करना है, खरीदना है या बेचना है। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देखिए यहाँ पे बाय सेल दोनों दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, Yes, sir. यस सर। दिख रहा है, या मैं साइड वगैरह करूं, ऊपर वाले स्क्रीन के कारण तो दिक्कत नहीं हो रहा है। सर दिख रहा है। है, प्लस माइनस वाला साइन। अब देखिए दिख रहा है, Yes, sir. सबसे ऊपर में बाय इंफोसिस इक्विटी सेल, Yes, क्लियर sir. है, ये सब दिख रहा है। Yes, sir. Yes, अब sir. मुझे बाय करना है, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं किस अकाउंट में हूँ, डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग। The trading account. सर भले मैं खुद ये कर रहा हूं लेकिन ये काम आप जो है वो कैसे कैसे कर सकते थे, आपने ये टर्मिनल नहीं लिया होता, मुझे इसके लिए ज्यादा एएमसी देना पड़ता होगा या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. देना पड़ता है। लेकिन फैसिलिटी भी तो है, खुद से सब देख रहा हूँ, प्राइस देख रहा हूँ, क्यू देख रहा हूँ, 52 वीक का हाई लो सब यहाँ दिख रहा है और इन सब के बेसिस पे खरीद सकता हूँ। अब यहाँ पे जो जितने क्वांटिटी मुझे लेने, देखिए यहाँ क्वांटिटी का है, यहाँ पे मैंने जो है वो ये डाला 200, ठीक है, यहाँ पे जो है वो प्राइस डाला, जिस प्राइस पे लेना चाहते। इस समय क्या प्राइस चल रहा है, देखिए 1470. ये मैंने बीएससी, आप खुद देखिए तो जरा बीएससी और एनएससी पे अलग अलग प्राइस दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। अब देखिए खुद आप लाइव देख लीजिए इन चीजों को, कितने रुपए का अंतर है, 2 रुपए का। 2 रुपए का सर। 2 रुपए 10 पैसे. 2 रुपए 10 पैसे का अंतर है। 2 रुपए 10 आप कहिएगा सर आप 10 पैसे के पीछे क्यों चिंदी चोर की तरफ पड़ते हैं, आप गरीब हैं, हम 10 पैसे को कुछ नहीं समझते। सर अगर करोड़ में डील होती तो फिर अगर जितनी आबादी हमारे देश की है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 10-10 पैसे करके दे दे, सिर्फ कितने पैसे, 10 10 पैसे. पैसे। 10 पैसे 10 सर। पैसे, आपको पता है आपके पास कितने रुपए आएंगे, 1.3 करोड़।
रफली मैंने बोला, अगर आबादी 130 है तो 130 तो बढ़ गया होगा जब तक हम बात कर रहे हैं, नहीं बढ़ा होगा? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो सोचिए जरा, इसीलिए 10 पैसे का घोटाला जब ये लोग करते हैं ये सब कंपनी, तो वो 5-10 पैसे में भी करते हैं तो करोड़ों में चला जाता है। एनीवे, आपको जिस पे आप बीएससी पे अभी है, आप बीएससी पे क्लिक करना, बीएससी पे कीजिए। आप चाहते एनएससी पे लेना तो किस पे कीजिए? एनएससी पे। लेकिन अगर ये मेरा दोनों का ब्रोकर नहीं होता तो इसका प्राइस यहां दिख भी रहा होता? नो सर। नो सर। तो देखिए खरीदते वक्त भी मुझे एक इंडिकेशन मिल गया ना कि किस पे कितना में मिल रहा है, और कुछ नहीं करना। देखिए कितना कन्वीनियंट है, कुछ बदलना नहीं पड़ा, अंतिम समय में ये ऐसे कर दिया और Yes. प्राइस यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो लगा दिया कि मैं ये लूंगा तब जब ये मुझेगा कितने में मुझे मिलेगा? 17,000। अच्छा सॉरी 13 ये है ना, रुकिए ये गलत नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल डालते। कितने में? 1300 सर। 1300। मेरी मर्जी, अगर ये प्राइस डालूंगा तो अभी मिलेगा मुझे एनएससी पे? नो सर। नो सर। एनएससी पे डाला, अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब भी 1300 का 300 सब हाँ जी, पहुंचेगा। जब 1300 होगा तब मुझे 200 मिलेंगे। अगर 1300 पे 200 बेचने वाला रहेगा तब ना, अगर 1300 रुपए में बेचने के लिए 100 ही लोग आए तो, 100 ही शेयर आया तो सर, 100 ही 100 ही मिलेगा। मिलेंगे बस। बाकी एज इट इज पर आ रहा है, ये सब बताऊंगा आपको। अभी इसीलिए थोड़ा थोड़ा बोलता जा रहा हूं ताकि चीज समझ में आता जाए। ऐसे ही तो ऑर्डर करते हैं, और सब कुछ करने के बाद सब जब कर दिया, प्राइस जो है यहाँ पे जो है वो कर दिया 13, आपने एक्सचेंज चेंज किया इसीलिए आपका प्राइस हट गया, कर दिया। अब Yes. बस अंतिम चीज है ये क्लिक करना, बस इसको मैं नहीं करूंगा वरना वो ऑर्डर लगा रह जाएगा कल के। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जैसे ही मैं ऑर्डर को करूंगा, अगर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे तो बहुत जोरदार ये गाली देगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एरर, इनसफिशियंट अमाउंट, और वो बोलेगा और मैं उसको बोलूंगा कि इनसफिशियंट, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, लाखों रुपए हैं बैंक अकाउंट में। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रहने से क्या वो मेरे लिए शेयर खरीद रहा है? नो No, सर। sir. जो ये काम कर रहा है, समझिए ब्रोकर के सामने मैं बैठा हूं, अंतर बस इतना ही कि ये मैं खुद से कर रहा हूं। यही चीज मैं ब्रोकर को बोलता 1300 रुपए में 200 शेयर मेरे खरीद, बोलता ठीक है सर इतने पैसे हुए, मेरा अकाउंट देखा, बोलता सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। मैं बोलता बहुत पैसे मेरे बैंक अकाउंट में। वो क्या बोलता कि तो सर trading बैंक account अकाउंट में में नहीं। पैसे डालो। डिपार्टमेंट वो क्या बोलता, किस अकाउंट में पैसे डालो? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है तो उसे क्या खुजली है, क्यों बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने? खरीद लेना। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड सर। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालूं? क्योंकि बैंक अकाउंट का कंट्रोल मेरे ब्रोकर के पास नहीं है। कल को उसने मेरे लिए खरीद लिया, मैंने पैसे नहीं दिया तो मुझे क्या करेगा? सोचिए, ऐसे सोचिए। बैंक अकाउंट का कंट्रोल ब्रोकर के पास है? नो सर। नो सर। मेरे डीमेट अकाउंट में जो शेयर है उसका कंट्रोल है ब्रोकर के पास? यस सर। नो नो नो, नो सर। नो सर, ब्रोकर के पास सिर्फ किस अकाउंट का कंट्रोल है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग और अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रखते हैं? दोनों Yes, security okay. सिर्फ वो पैसे जो ट्रेडिंग अकाउंट में उसका कंट्रोल है, या बैंक में जो है उस पर भी कंट्रोल है? सर ट्रेडिंग में Trading में। ठीक, और जो शेयर्स मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में है उस पर कंट्रोल है ब्रोकर का? यस सर, यस ये सर। राइट किसने दिया? सेबी ने दिया। सेबी ने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो शेयर्स और पैसे उस पर कंट्रोल किसका है? ब्रोकर का। ब्रोकर। क्यों शेयर्स जो ट्रेडिंग अकाउंट में उस पर उसका कंट्रोल है, और जो डीमेट अकाउंट में उस पर डीपी का भी कंट्रोल नहीं? आपको पता है कंट्रोल नहीं का मतलब है वो आपके मर्जी के बिना बेच नहीं सकते हैं, वहां से शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कौन? डीपी। आपके जो बैंक में पैसे, आपके इंस्ट्रक्शन, आपके मर्जी के बिना बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक्सेप्शन छोड़ करके। एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर आया तो ऐसी बात करेंगे? नो सर। वो तो एक्सेप्शन तक तो बात ही कुछ नहीं हुई। लेकिन अगर ब्रोकर चाहे आपके मर्जी के बिना आपके शेयर्स बेच सकता है। आप कहेगा हाँ सर, चौंकिए मत, बिल्कुल सही कह रहा हूं। और ये राइट किसने दिया? सेबी ने। सेबी सोच के सेबी दिया होगा या नहीं, क्योंकि सेबी तो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है। यस सर। कुछ तो बात होगी, यस सर। समझे जरा उस बात को। सर अगर प्राइस बढ़ा हुआ है और अगर हमें नहीं पता है तो भी हमको प्रॉफिट होगा अगर ब्रोकर के पास उसका कंट्रोल रहा तो। नहीं, लेकिन वो बेच, अब बताता हूं, उसे कहा गया कि वो तब बेचेगा और तब कुछ करेगा
वो केस समझाता हूं, ऐसे नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोल उसके पास है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, बेच सकता है। आपने पड़ोसी के पास चाबी दे दिया, चाबी किसके पास दिया, पड़ोसी के। नेबर के पास दिया, पड़ोसी के पास दिया। आपने बोला कि भैया अगर बारिश ना हो तो संडे संडे को बस नल वगैरह है ही, पानी दे देना मेरे पौधे में, ठीक। यस सर। आपने उनको चाबी दिया, लेकिन किसके लिए, किस चीज के लिए दिया, पानी देने के लिए। पानी संडे देने के लिए, वो भी सिर्फ किस दिन, संडे को। now whether that person is authorized to enter your house every evening नो सर। and making some fun over there, नो सर। no, लेकिन आपने उन्हें ऑथराइज किया संडे के संडे के लिए, यस सर। यस सर। चाबी आपने उन्हें दे दिया, घर में उन्हें लग रहा है शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ चमक रहा है, कुछ ये चीज है, कुछ अनवांटेड चीज है, वो इन कर सकते हैं या नहीं, यस सर। यस सर। आपने तो ये बोला नहीं था, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो चाबी है तो वो इन कर सकते हैं, यस सर। चाबी नहीं है तो अब सर जा ही नहीं सकते सर। कहीं पे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही चीज के लिए सेबी ने दिया है उन्हें ये राइट कि ट्रेडिंग अकाउंट पे कंट्रोल उनका है, बस वो वही पड़ोसी वाला हाल, जितना बोला है उतना करने का और इमरजेंसी केस में इन करने का। अब वो कैसे करके इमरजेंसी केस राइज होगा, आते हैं। फिलहाल पूछनी है इस वाले में सर, ये लॉट जो लिखा हुआ है अकाउंट के नीचे सर, लॉट क्या होता है? उस छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे और भी चीज खरीद सकते हैं ना, सिक्योरिटी के और भी चीज खरीद सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लॉट दिया हुआ है कि आप ज्यादा, ये लॉट अभी डिसेबल्ड है, आप देख रहे हैं। यस सर। ये लॉट कब होगा आपको पता है? चलिए मैंने पढ़ाया था आपको, अच्छा हुआ पूछ लिया। किसने पूछा? सर राशि। हाँ जी, राशि। देखते हैं आपके राशि फल में आज क्या लिखा हुआ है, मुक्का या चॉकलेट आज के दिन। चलिए बताइए, मैंने कुछ ऐसा लॉट वाला कॉन्सेप्ट बताया था सर बोलिए बोलिए, सॉरी। जब मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया था। अब आपको बताना है कि ये लॉट वाली बात मैं किस चैप्टर को पढ़ाते वक्त किस टॉपिक के लिए डिस्कस किया था। सबके लिए है, लेकिन पहले जवाब राशि के लिए, बाकी लोग सोच के रखेंगे। सर आई गेस सर आप जब इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तब आपने कौन किया सा था? इंस्ट्रूमेंट? यहां तक तो ठीक पहुंचे। इंस्ट्रूमेंट कौन सा? सर हम इक्विटी का भी लॉट ले सकते हैं, प्रेफरेंस का भी लॉट ले सकते हैं। मुक्का 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 गलत होगा तो मैं बजर की जगह क्या बोलूंगा? मुक्का। हाँ, तो वो जल्दी याद आएगा। देख लीजिए, अभी इक्विटी सेलेक्टेड है तो ये डिसेबल्ड है, वो भी जरा देखिए। सिक्योरिटीज आपका इक्विटी है ना सेलेक्टेड? यस सर। कोई बताएंगे? सर वारंट डिटैचेबल। कौन सा? डिटैचेबल वारंट्स तो ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने का। और थोड़ा सोचिए, थोड़ा और। बॉन्ड्स के लिए ना, थोड़ा हिंट दूं? यस सर। Yes, मैं sir. कुछ कुछ ऐसे ही अपना मन ही मन गाना गा रहा हूं, ठीक है? इट कैन नॉट डिराइव इट्स वैल्यू बाय इटसेल्फ। डेरिवेटिव्स। मैं तो गाना गा रहा था, आप कैसे समझे? अब ये जो डेरिवेटिव है, कौन से डेरिवेटिव की बात, कहां पे? कुछ और हिंट दूं? स्ट्रैटेजी आप बनाते थे, एक लॉट उसका, एक लॉट इसका, एक लॉट इसका, ऐसे करके नहीं लेते थे? दो लॉट उसका ले लेंगे, एक लॉट इसका। कुछ याद आया? सर स्ट्रिप, स्ट्रैप एंड स्ट्रैडल। हाँ जी, यानी ऑप्शन वगैरह की जब फ्यूचर एंड ऑप्शन की जब ट्रेड करते हैं तो उसको किसमें जाते हैं? लॉट लेते हैं। लॉट लेते हैं। एक लॉट ले लिया, दो लॉट ले लिया, तो जब आप यहां पे इसको बदलेंगे तो यहां बदलने पे ये क्या हो जाएगा? चेंज। अभी मैंने जो टर्मिनल खोला हुआ है इसको बोलते हैं कैश मार्केट। क्या बोलते हैं? कैश मार्केट। अभी अगर इस तरफ आप कुछ देख रहे हैं, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्यूचर स्टॉक। दिखा? Yes, यस sir. सर। इस पे जब जाऊंगा तो यहां पे दिखेगा, देखिए 29 सितंबर का है। अब याद कीजिए, मैंने बोला था ना एक पर्टिकुलर डेट को, यस सर। तो अभी एक चल रहा है 29 सितंबर का फ्यूचर। एक कितने तारीख का चल रहा है? 27 अक्टूबर। 27 और एक कितना? 24 नवंबर। नवंबर। इसी को कहते हैं नियर, फार और मिडिल फ्यूचर। सबसे नजदीक वाला, फिर ये, फिर ये। एनीवे, फिर ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। ये सब
मैं ही लेता हूं, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी फैकल्टी हूँ, जिसमें जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं उनको रिस्क एनालिस्ट बनाया जाता है। एक कोर्स होता है, आप लोग सुने होंगे, एनसीएफएम वगैरह का नाम सुने होंगे, यस अगर जानते हो तो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही जो है वो एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, FCFM, फाइनेंशियल मार्केट का वो कोर्स होता है। उसमें जो है वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस वगैरह बताए जाते हैं, तो वहां और मतलब डिटेल में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, लॉट उसके लिए है। अभी ये लॉट क्यों डिजेबल्ड है, कुछ नहीं होगा, इस पे ऊपर नीचे करने से काम नहीं करेगा, लेकिन देखिए यहाँ ऊपर नीचे होगा यस सर। क्योंकि क्वांटिटी में है, ये काम करेगा। अब आइए मैं आपको वापस लिए चलता हूं जहां से लेके आया था, फिर पहुंचेंगे। अब जो लिखा लिखा फिर आगे लिख लेंगे। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास ओपन? ब्रोकर के पास। कैश और शेयर दोनों उसमें होने चाहिए। यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट का एक सेगमेंट है, शेयर्स अकाउंट एक सेगमेंट क्या है? कैश अकाउंट। कैश में क्या रहता है कैश अकाउंट में? ओनली कैश। और शेयर्स अकाउंट में? ओनली शेयर। ओनली शेयर। अब देखिए, डीमैट अकाउंट हम किसके पास ओपन करते? डीपी के पास, जिसने लाइसेंस लिया है टू वर्क एज व्हाट? डीपी। अब ये CDSL, NSDL किसी का भी हो सकता है, यस सर। किसी के थ्रू लिया होगा। यस सर। अब ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास? ब्रोकर के पास। जिसने जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की मदद से किससे लाइसेंस लिया है? सेबी से। दोनों केस में सेबी से। यहाँ डिपोजिटरी, यहाँ किसके जरिए? स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था इंडिया बुल्स, डीमैट मतलब वो डीपी भी और क्या है? ब्रोकर भी। ब्रोकर। तो आप यहाँ डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ओपन करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं SBI की या कोटक की, तो बताइए इन्होंने डीपी की तरह काम करने का लाइसेंस किससे लिया? बैंक की तरह काम करने का किससे? RBI। और ब्रोकर का भी कहां से? सेबी। तो ये तीनों कैपेसिटी में काम कर सकता है या नहीं? यस सर। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक कैपेसिटी में काम करता है या तीन, जो वर्क जैसे होना है वैसे ही होगा, बस अंतर सहूलियत की है, कन्वीनियंस की। ये वर्ड क्लियर है? यस सर। ठीक है। आप जब भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड हमारा जो है वो दो तरह का, अभी आगे बताऊंगा कैसे ट्रेड करते हैं। दो तरह का, एक वो ट्रेड है जिसमें आपने क्या किया, आज जो है वो आपने जो है वो 9 बजे खरीदा, या कभी भी 9 बजे से लेकर के 3:30 तक आज ही खरीदा और आज ही आपने क्या कर दिया? बेच दिया। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आपने जो है वो 10 बजे सुबह में देखा कि प्राइस है 100 रुपया इंफोसिस के शेयर का, तो आपने खरीदा। आपको 2 बजे लगा कि प्राइस जो है, प्राइस इसका बढ़ गया 120, और आपको लगा कि अब इससे ज्यादा नहीं होगा, आप इस पे बेच दिए। मुझे बताइए, आज ही आपने खरीदा, आज ही आपने बेच दिया, नहीं बेच दिया? यस सर। अगर ऐसा सौदा आपने किया तो इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग या जॉबिंग या इंट्राडे, तीनों एक ही नाम है। क्या बोलते हैं? डे ट्रेडिंग, इंट्राडे या जॉबिंग। इस नाम से बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है मार्केट में। किस नाम से? जॉबिंग के नाम से। अब जो भी नाम इसका, कई तीनों ही नाम है, इंट्राडे, डे ट्रेडिंग। क्लियर है? 9 बजे से लेकर के 3:30 के बीच में दोनों एक्टिविटी कर देना है, खरीदना और बेचने का दोनों एक्टिविटी हो जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाया? डे ट्रेडिंग। ऐसा जब आप कर रहे होंगे तो उसके पीछे ज्यादातर वजह यही है कि आपको प्रॉफिट आज ही के आज क्या करना था? बुक करना था। लेकिन इसके पीछे और भी वजह है जो थोड़ा आगे बताने वाला। दूसरा, दोनों एक्टिविटी, खरीदने और बेचने की एक्टिविटी आपने सेम डे नहीं किया। खरीदने और बेचने की एक्टिविटी आपने सेम डे नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज आपने शेयर खरीदा इंफोसिस का, 100 रुपए का खरीदा, प्राइस जो है वो नहीं बढ़ा, या डिजायरेबल प्राइस नहीं गया, या प्राइस कम हो गया, जो भी हो, आप वेट कर रहे हैं। आपने सोचा ही था कि ये हम बाद में बेचेंगे या जब कंडीशन सही होगा। 5 दिन बाद आप बेचना चाहें, 120 हुआ, बेच सकते हैं। 5 साल बाद बेचना चाहें आप, बेच सकते हैं। 50 साल बाद बेचना चाहे, बेच सकते हैं। आपके नाती पोते बेचना चाहे, बेच सकते हैं। अगर
आज के अलावा 3:30 के बाद कभी भी बेचा यानी अगले दिन, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरडे ट्रेडिंग, इंटर जैसे इंटर स्टेट सेल नहीं होता था, इंटरडे, तो इंटरडे या डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी टेक्निकल नाम है, डिलीवरी ट्रेडिंग। और इसी डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आपको डीआईएस देना पड़ता है, इसके लिए नहीं। क्यों नहीं देना पड़ता, जरा सोचिए। जब हम इंट्राडे या जॉबिंग करते हैं तो ये ट्रेड आपके जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। कहां से होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, जो ब्रोकर के पास होता है। और डीआईएस प्रोवाइड कौन करता है? डिपॉजिट डी- पार्टिसिपेंट। जैसे ही दिन की समाप्ति होगी, पूरे दिन तक ही रहेगा इसमें। जो भी शेयर्स आज आपने खरीदा है, खरीद करके बेच दिया तो बेच दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आया और ट्रेडिंग अकाउंट से ही चला गया। जैसे ही 3:30 होगा, शाम ढलेगा, उसे दिखना बंद हो जाता है, वो उसे कहां जाना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट में। और तब बेचने का जो भी काम होगा वो यहाँ के जरिए होगा, यानी कि डीआईएस के जरिए होगा। और आज ही के आज निपटाना है तो कहां से हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए हो जाएगा। अब ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए होता है, यही अब बेसिकली समझना है कि ट्रेडिंग होता कैसे है एग्जैक्टली, कौन सा पैसा, कैसे मार्जिन, किस तरीके से रखते हैं, ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या कर लेना है? सही सब लिख लेना है। थोड़ा सा लिख लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ हो गया है तो फिर वो थोड़ा हौच-पौच सा ना हो जाए, तब हम लोग कर लेंगे। अभी तक की बात समझ में आई है? यहां तक में कहीं कोई दिक्कत? यहां तक में जो नहीं बताया उसमें नहीं। ट्रेडिंग कैसे करते सब सिखाऊंगा। मार्जिन में कितना पैसा डालते हैं, मार्जिन में कैसे पैसा डालते हैं, कैसे जो है हम डे ट्रेडिंग करेंगे, सब बताऊंगा। अभी पहले बेच के खरीदना सब कुछ समझाऊंगा। प्राइस गिर गया तो क्या होगा, क्यों सेबी ने कंट्रोल दिया, सारी बात करेंगे। यहां तक में मैं मानू चीज क्लियर है? लिखने सर वो छोड़ू डीआईएस आपको? वाला Yes, क्या sir. था? बोलिए। डीआईएस वाला आपने क्या बताया था कि अगर नेक्स्ट डे 3:30 के बाद हम ट्रेड करना चाहते हैं तो? नहीं नहीं, 3:30 के बाद नहीं बोला, कि आज 3:30 के बाद कभी भी करेंगे तो वो क्या माना जाएगा? इंट्राडे नेक्स्ट ट्रेड। डिलीवरी या डिलीवरी। इंटरडे। और जैसे ही आज शाम के बाद का सफर होगा वैसे ही वो चला जाएगा आपके किस अकाउंट में? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट। ये दिखाऊंगा अभी, इसके बारे में थोड़ा सा बस छोड़ा है, ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कब चला जाएगा, कब अपने चॉइस से हमारे जाएगा, कब हमारे जो है वो चाहने नहीं चाहने पे भी ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर हटा दिए जाते हैं। करेंगे बात। ये लिख लिया था या इसमें बचा हुआ था लिखना? लिख लिया था सर। लिख लिख लिया। लिया था सर। नेक्स्ट पे आ जाए। यस सर। चलिए, तो अब आप यहां से लिख लीजिए। लिखते वक्त मत परेशान होइएगा, आराम से लिख लीजिए। उम्मीद कीजिए इतने देर में मुझे नहीं आएगा दिल का दौरा, मैं बचा रहूंगा, उसके बाद बताता हूं। सर डन। वेट। क्या आए नेक्स्ट पे? नो सर। ठीक है, कीजिए और बताइए।
Done, sir. आइए नेक्स्ट पे, डन तो। Sir, done. हाँ जी, सबका डन। यस सर। ओके। Done, sir. Done, sir.
Done, sir. सर डन। सबका डन? Yes. अब लिखना नहीं है। अब जरा ध्यान से फिर सुनिए। अब सिर्फ सुनिए, जैसे सिर्फ लिख रहे थे उस समय। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में दो जो है वो सेगमेंट होता है। एक सेगमेंट में क्या रहता है Cash. और एक में Share. जब आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हैं तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बहुत टेक्निकल में जाएंगे तो चीज समझ में आने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले आसान चीज को समझते हैं, फिर उसको फिर इसी तरह से रिफाइन करेंगे आगे। ब्रोकर के पास आप गए, ब्रोकर ने आपको कहा कि मेरे पास आपने अकाउंट ओपन किया, ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम आपके लिए शेयर्स खरीदने बेचने का काम करेंगे। हमने उनको कहा कि देखो, इन्फोसिस के शेयर्स के प्राइस इस समय कितने रुपए हैं? 100 रुपए। कितने बजे? 10 बजे। आपने उसे कहा कि हमारे लिए इन्फोसिस का जो है वो 1000 इक्विटी शेयर खरीद लो। कितने कहा? 1000। अब जब आपने कहा कि हमारे लिए 1000 इक्विटी शेयर खरीद लो, तो वो फटाक से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और क्या देखा, कितने रुपए इसके लिए लगेंगे? 1 लाख. 1 लाख। उसने कहा कि आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपके लिए ये काम कर देंगे। आपने कहा कि मेरे पास लाखों रुपए हैं बैंक अकाउंट में, तू खरीद ले मेरे लिए। उसने कहा कि ये मैं आपके लिए तब तक नहीं खरीद सकता जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे। एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो आपने कहा क्यों भाई, ऐसी जिद क्यों? मैं इसे खरीदूंगा और आज के आज बेच दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। अभी तू खरीद ले, इसे मैं क्या करूंगा? बेच दूंगा। जो प्रॉफिट होगा उसमें से अपने पैसे ले लेना। ब्रोकरेज तो वैसे भी वो लेगा ही, खरीदने पे भी और बेचने पे भी। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो ब्रोकरेज दोनों केस में लेगा या नहीं? लेगा। याद है, दिखलाया भी था आपको मैंने। अगर ये 1 लाख का चीज है तो शायद आपको मान लीजिए 1,05,000 रुपए देने पड़े, और बेचते वक्त जो पैसे आएंगे उसमें से भी वो जितने भी ब्रोकरेज होंगे वो क्या करेगा? डिडक्ट करके देगा। तो उसका ब्रोकरेज तो हर केस में मिलना है। तो आप बोलते हैं कोई बात नहीं है, जब मैं इसे बेचूंगा पैसे आ ही जाएंगे, आज के आज ही तो आ जाएंगे, क्यों मरा जा रहा है, खरीद ले। अब देखिए, उसने फिर कहा कि अगर प्राइस कम हो गया तो? कन्वर्सेशन ध्यान से सुनिएगा दोनों की। किसकी कन्वर्सेशन ये हो रही है, किसके बीच में? Client and the broker. ब्रोकर और उसके क्लाइंट के बीच में। कहा कि अगर जो है वो प्राइस कम हो गया तो? किसने बोला? क्लाइंट ने। कम मारूंगा। Sir, broker ने, ने. प्राइस कम हो गया तो ये किसने बोला? Broker ने. ब्रोकर ने। क्यों बोला? Sir, क्योंकि क्योंकि क्लाइंट ने बोला था कि अपना सारा पैसा उसी में से कट कर लेना, आज ही खरीद के आज ही तो बेच दूंगा। तो भाई आप खरीद के बेच दोगे तो मैं कहां से ले लूंगा? तो वो कह रहा है खरीदा हूं कितने में? बोल रहा हूं 100 में खरीदने, इसके दाम बढ़ेंगे, बेच देंगे, प्रॉफिट होगा तो अपना पैसा पहले काट लेना, फिर मुझे देना। ये किसने बोला? क्लाइंट। जब ऐसा क्लाइंट ने बोला तभी ना ब्रोकर ने बोला कि अगर नुकसान हुआ तो? क्या उसका गलत था ये क्वेश्चन? नो सर। अगर क्लाइंट की बात सही है, क्लाइंट जो कह रहा है वो अगर सही है और बिल्कुल प्रॉफिट होता है, तब तो ये बात लगता है कि चलो भाई थोड़ी देर के लिए बात है, थोड़ा जस्टिफाइड है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तब क्या होगा? तो वैसे केस में जवाब नहीं था। किसके पास? क्लाइंट के पास। लेकिन क्लाइंट जो था वो थोड़ा ज्यादा ही तेज था। थोड़ा देर और सोचा और बोला ठीक है, तुझे लॉस की चिंता है ना, कि 1 लाख रुपए खरीदने में लग रहे हैं, इसे अगर मैं बेचूंगा तो 1 लाख का फायदा आपका नहीं होगा ना। अगर आप इसे कल के डेट में, मान लीजिए प्राइस 120 हो जाता है कल के डेट में, आज ही 2 बजे, और आप इसको बेचते हैं तो कितने का फायदा? 20 रुपए। 20,000 20,000 का।
और ये यही कह रहा है ना, किसी 20,000 से अपना कट्टम कुट्टी करके तब मेरे अकाउंट में क्रेडिट करना, यही तो कह रहा है। यस सर। Yes, sir. तो पैसे आपको 1,20,000 मिले या 20,000? मोटे मोटी 20,000 20,000। 1,20,000 तो नहीं मिला। सर। खरीदने में 1,00,000 बिकेगा 1,20,000 में, आपको तो बेनिफिट जो हुआ कितने का? 20,000 का। यही तो आप ब्रोकर को कह रहे हैं कि मैं 1,00,000 नहीं दे रहा हूं तो 1,20,000 भी नहीं ले रहा हूं, मेरे पास जो 20,000 आएंगे वो सिर्फ उसमें से अपना काट के तो मुझे देना। ठीक। यस सर। तो अब जो है वो आप फिर ब्रोकर को कहते हैं लॉस का ही तुझे लग रहा है ना, लॉस के बारे में सोच, 1,00,000 मुझसे क्यों मांग रहा है? क्लाइंट की बात आप समझे? यस। क्लाइंट क्या कह रहा है? क्लाइंट कह रहा है कि 1,00,000 रुपए के शेयर खरीदने के लिए मुझसे 1,00,000 क्यों मांग रहा है? मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? अभी अपने भाई पैसे खरीद लॉस का डर है ना, अगर प्रॉफिट हो गया तब तो बल्ले बल्ले, आप ही के पास तो कंट्रोल तो आप ही के पास रहता है। यस सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट का कंट्रोल रहता है ना, कि जब पैसे आएंगे तब ना कंट्रोल, एक बार उस अकाउंट में आ गया तब कंट्रोल है, या जो अकाउंट में उस पर भी कंट्रोल है? सर अकाउंट में जब आ गया तब आ गया तब कंट्रोल है। तो जो बिकने पे आएगा उस पर तो कंट्रोल है इसका। तो भाई 1,20,000 में बिकेगा तो पहले 1,00,000 तो इस ब्रोकर ने ही दिया था ना खरीदने के लिए, Yes. यस सर। तो वो तो हटा ही लेगा। जो 20,000 बचा उसमें से भी क्या लेगा वो? अपना कमीशन। कमीशन, ब्रोकरेज तब देगा। तो ब्रोकर को ये ठीक लग रहा है। लेकिन अगर लॉस हो गया तब क्या करे? तो बोलता है कि 1,00,000 मत लो, लॉस का टेंशन है तो लॉस में दे दूंगा। उस समय बोलता है ना 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 ना, दे दूंगा नहीं। आप ऐसा करो, अब क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में कहां पे बात आके अटक रही है? कह रहा है एक काम करो, 1,00,000 मत दो, जितना का लॉस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक दिन में कितना तक हो सकता है उतना डाल दो। ध्यान से सुनिए, कितना? जितना मैं एक्सपेक्ट करूं कि अगर 1,00,000 का आप शेयर ले रहे हैं तो इस पे जो है वो मान लीजिए वो कहता है 10,000 तक का लॉस हो सकता है। यानी आज ये जो शेयर्स हैं आपके 100 रुपए का, ये 100 रुपए का शेयर बुरी स्थिति में कहां तक जा सकता है? 90। 90 ये किसका मानना है? भगवान है? किसने माना ये? ब्रोकर ने। ब्रोकर। और उसी बेसिस पे वो कहता है कि उतना पैसा बस हमको दे दो, उसी को वो कह रहा है मार्जिन। वो कहता है मैं आपको 10 टाइम्स का मार्जिन दूंगा क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो। किसी को कहता है आपको 5 टाइम्स का मार्जिन दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो है वो शेयर खरीदना चाहते हैं और आपको 10 टाइम्स का मार्जिन दिया है, तो आप अगर 10,000 रुपए डाल देंगे किस अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के किस सेक्शन में? कैश। तो अगर आपने ट्रेडिंग कैश अकाउंट में 10,000 डाल दिए तो कितने तक का शेयर खरीदने देगा वो आपको? 1,00,000। और जिसको उसने 5 टाइम्स का मार्जिन दिया है उसने 10,000 जमा किया है तो 50,000। 50। जिसको उसने 20 टाइम्स का मार्जिन दिया है तो उसको 20,000। 20,000। ये तय कौन करेगा? खुद ब्रोकर करेगा, क्योंकि रिस्क उसका काम है उठाना। मार्केट में जिसने खरीदा जिसने बेचा उसको तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ये रिस्क सिर्फ कौन ले रहा है? ब्रोकर। क्यों ले रहा है? ताकि उसके जरिए ढेर सारा क्या हो सके? कमीशन। ट्रेड। और उसको तो ट्रेड होने पे ही क्या मिलता है? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज। उसको प्रॉफिट और लॉस से क्या मतलब है? आपने खरीदा, नुकसान हुआ तो भी उसको फायदा है। आपने जो है वो कम पे खरीद के ज्यादा में बेचा, आपको प्रॉफिट, उसको खरीदते वक्त भी ब्रोकरेज मिला और बेचते वक्त भी। अब यही जो मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, अगर ये मार्जिन बीच में कम होने लगे और यहां पे जब खरीदा जाता है तो दूसरे पर्सन ने जो बेचा उसको तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ये पैसे कैसे होगा? और अगर आज ही के आज जो है आपने नहीं बेचा, मार्केट कहीं गड़बड़ होने लगा, दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा, फिर क्या करेंगे? कैसे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालेंगे? और उस केस में जब प्राइस जो है वो शॉर्ट कर रहा होगा, 10,000 तक का सोचा नुकसान हो सकता है। पॉसिबल नहीं है कि जो है वो 1 बजे ही जो है वो प्राइस जो है वो 89 होने लगे। यस सर। हो सकता है नहीं? हाँ या ना तो बोलिए। यस सर। 80 नहीं हो सकता? यस सर। क्या होगा उस केस में? कैसे करेगा ब्रोकर डील? लगातार फोन करता रहेगा, क्या करेगा, क्या अरेंजमेंट करेगा, कैसे होगा फिर ट्रेड? जानना है इसका जवाब? यस सर तो देखिए हमारा अगला नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए
फिलहाल यहाँ तक के चीजों को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. थैंक यू Sir. ऑल ऑफ यू, थैंक यू।